Bismillahirrahmanirrahim. Sallu alayhi wasallam. Dear students and guests, good evening. I welcome you all in these exam-focused reading sessions for CFAP and MSc students organized by Institute of Chartered Accountants, Pakistan. These sessions offer students the opportunity to review their studies with experienced facilitators through interactive discussions. Today, we are conducting the first of two sessions of CFAP 2, Advanced Corporate Laws and Practices. The timings for today's session are from 6 p.m. to 8 p.m. with necessary breaks, which will be announced as needed. These sessions will be conducted online through Zoom and live streamed on ICAP Students' Facebook page, icap.cs students. Students on Zoom link can ask their questions in Q&A box, and students of Facebook can ask their questions in the comment section of this video on our Facebook page. The link will be pinned for easy access by students. We are lucky enough that we have Mr. Fahad Naeem with us for the session on CFAP 2. Mr. Fahad Naeem, an associate chartered accountant of ICAP, brings over 8 years of experience in audit and assurance and finance. He has successfully managed finance functions and various departments, ensuring smooth operations and profitability. With a total of 8 years of combined professional and teaching experience, specializing in teaching advanced corporate laws and practices at a RITE in Lahore, he currently holds the position of Chief Financial Officer at Alliance Sugar Mills Limited. Over to you, Mr. Fahad Naeem. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Saad, for this introduction. जी स्टूडेंट्स, जैसा साद ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, फहद नईम मेरा नाम है. बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्किंग इन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. इनफैक्ट कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ा रहा हूँ सीफैप लेवल पे और कैप लेवल पे कंपनी लॉ. होपफुली आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे. तो आज यहाँ पे हमारा बैठने का मकसद है कॉर्पोरेट लॉ के बारे में डिस्कशन, जिसको आई कैप रिवीजन का नाम देता है, और मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक सेशन का नाम देता हूं कि आपका जो आने वाले दिन है, जो एक महीना है हमारे लिए, उसको हमने कैसे मैनेज करना है. आपने अपने एग्जाम में जब जाना है वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. जो सिलेबस आप लोगों का है उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी. कुछ टॉपिक जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं उसके बारे में हम चंद बातें करेंगे. मेनली हमारा फोकस होगा जो एग्जाम में जाके आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकूं. तो वन बाय वन मैं इंशाल्लाह अपनी सारी डिस्कशन स्टार्ट करूंगा. वन बाय वन हम उसको लेके चलेंगे. अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं, या एट द एंड ऑफ सेशन भी हम इसको रख सकते हैं. एक मिनट, मैं जरा एक डॉक्यूमेंट आपके लिए ओपन करूं. अच्छा जी, तो डिस्कशन पॉइंट्स हमारे मेनली आज के जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट. आप सीफैप 2 कॉर्पोरेट लॉ जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं. ऑब्वियसली आप पूरा सेशन गुजार के आए हैं, कुछ लोग एक सेशन से ज्यादा टाइम गुजार के आए हैं, उनको आइडिया है कि इसमें कौन सी चीजें पढ़नी है. कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिस एंगल से आप इसको देखते नहीं है वो चीजें इंशाल्लाह मैं आपको हाईलाइट करूंगा. ओपन बुक पॉलिसी हमारी क्या है उसके बारे में बात होगी. अब चूंकि ये भी इसको भी काफी टाइम गुजर गया है, आई कैप ने जब ओपन बुक पॉलिसी अपनी अनाउंस की थी उसके बाद आप अपीयर हो रहे हैं, आपके सीनियर आपके कोलीग्स ने इसके बारे में आपको बताया, पूरे सेशन में आपने इसके बारे में चीजें पढ़ी. फिर कंप्यूटर बेस्ड पेपर जिसपे आई कैप ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की है, ऑलमोस्ट 100% कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं. आपके कंप्यूटर बेस्ड पेपर है. कॉर्पोरेट लॉ कंप्यूटर बेस्ड हुआ, उस पर कुछ लोगों को इश्यूज आए, लेकिन ये भी एक ऐसी बात है जो हमारे लिए अब नॉर्मल हो गई है. जो इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए,
लास्ट मंथ में इस सब्जेक्ट में आपने जो इश्यूज फेस करने हैं, और स्पेशली जो आपने एग्जाम के करीब जाके जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो मसाइल आप लोग फेस करते हैं उसको कैसे आपने डील करना है, कैसे अपनी एंग्जाइटी को, अपने प्रेशर को, अपने इस लेंथी सिलेबस को आपने मैनेज करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सिलेबस आउटलाइन है जिसको मैंने एंड पे लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने सबसे पहले लेके चलना है जी। तो इश्यूज जो आपके लिए हैं सीफेप 2 कॉर्पोरेट लॉ में, आपको पता है जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक इशू है जो हमें फेस करना पड़ता है, वो है आपके सिलेबस की लेंथ। कि सिलेबस इतना लेंथी होता है हमारे लिए कि उसको एक महीना तो छोड़ें, जो आखिरी हमारा चल रहा है, हमने जो पूरा सेशन गुजारा होता है वहां पे हमने उसको कैसे हैंडल करना है, वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना होता है। तो ये लेंथ ऑफ सिलेबस, इसको हमने कैसे डील करना है, आप लोगों ने अभी तक कैसे उसको डील किया, उसमें अगर आपकी तरफ से कोई वीकनेस रह चुकी है तो उसको हमने कैसे लेके चलना है। तो सिलेबस की जो लेंथ है, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका आइडिया है। मैं अगर आपके सामने वो डॉक्यूमेंट ओपन करूं सिलेबस का, तो एक दफा हम उसको एक नजर देखें जो आई कैप ने आपके लिए शेयर किया। ये ग्रिड आपके लिए हर हर सब्जेक्ट में जो अवेलेबल होती है, एज यूजुअल ये ग्रिड आपको उसने दी है। 4 ग्रिड्स में उसने बेसिकली हमारे इस सिलेबस को अलग अलग सेग्रीगेट किया है, ABCD, जिसके अंदर आपके 100 मार्क्स उसने पूरे किए हैं। इसकी जब डिटेल में हम जाते हैं, नीचे लाइन आइटम्स जो हैं हर ग्रिड की, वहां पे आप जाके देखें तो ग्रिड ए, जब आप सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे सामने, जिसके अंदर उसने कोई दुनिया का लॉ नहीं छोड़ा जो इस टाइम पे हमारे लिए रेलिवेंट हो सकता है। उसने कंपनीज एक्ट से बात स्टार्ट की थी, जो कैफ लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें से एक स्पेसिफिक छोटा सा पोर्शन आप लोगों ने कवर किया था, यहां से वो बात स्टार्ट करता है और एंड आपका ग्रिड ए का करता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रेगुलेशंस है। इस दौरान कंपनीज एक्ट के शेड्यूल भी आते हैं। इस दौरान पोस्टल बैलेट की रेगुलेशंस, वहां से होता हुआ कंपनीज रेगुलेशंस 2024 जो उसने इस दफा सिलेबस में शामिल की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज हैं, फिर शेयर कैपिटल का पोर्शन आता है, इंप्लॉय कंट्रीब्यूटरी फंड की रेगुलेशंस हैं, रिलेटेड पार्टीज के बारे में बात हो रही है, डिविडेंड के बारे में बात हो रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे करनी है, फर्दर शेयर्स कैसे इशू करने हैं आपने, सिक्योरिटीज एक्ट एक अलग से लॉ है, वो कहाँ से कितना एरिया उसने हमारे सिलेबस में शामिल किया, रूल बुक को जाते जाते उसने एक चैप्टर हमारे सिलेबस में शामिल किया, कंपनी किसी को टेक ओवर करना है आपने, पब्लिक ऑफर करनी है शेयर्स की, और एंड पे जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब एक लिस्ट भी आप पढ़ने की तरफ जाएं और हर टॉपिक को आप सोचना भी शुरू करें, तो हमें लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड किस्म का एक सिलेबस है ये। अभी हम सिर्फ एक ग्रिड की बात कर रहे हैं जो उसने हमारे सिलेबस में शामिल की। तो ऑलमोस्ट 30 to 35% या 40 मार्क्स पे मैक्सिमम वो ग्रिड ए को लेके जाता है। ये जो आपके सामने लिस्ट ओपन है, ये आपके सिलेबस का सबसे लेंथी एरिया है अगर हम इन ब्लॉक्स को अलग अलग करके देखें कि ए से लेके डी तक आप जा रहे हैं, तो आपने सबसे लेंथी एरिया आपका इस ग्रिड के अंदर मौजूद है, जिसमें शेयर कैपिटल, कंपनीज एक्ट सारे का सारा, उससे रेलिवेंट जितनी रेगुलेशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जब हम ग्रिड बी में जाते हैं तो वहां पे कदरे थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक बात करता है वो। स्पेसिफिक बात कैसे है कि कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं 276 से 292 तक, ये कोई 16-17 सेक्शन उसने आपके सिलेबस में शामिल किए हैं। ये सेक्शंस जो भी स्टूडेंट अब तक पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं इस पे डिस्कशन पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको हाईलाइट करवा दूं, ये सेक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये वो एरिया है जिसके 99% चांसेस होते हैं टेस्ट होने के, कि ग्रेड बी में ये कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है यहाँ से 99% चांसेस है कि उसने क्वेश्चन पूछना है। इसके साथ जो रेलिवेंट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का एक्ट है, एक रिहेबिलिटेशन का एक्ट है, उसके साथ उनकी रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनफैक्ट इस एरिया में अगर हम मेजर लेवल पे देखें तो 3 टॉपिक हैं। एक जनाब आपका कंपनीज एक्ट का एक पोर्शन है, दूसरे नंबर पे रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट है और रिस्ट्रक्चरिंग के साथ उसके रूल्स हैं, फिर रिहेबिलिटेशन का एक्ट है और उसके साथ रिहेबिलिटेशन की रेगुलेशंस हैं।
ग्रिड ए से कदरे बेहतर है, चूंकि यहाँ पे चीजें जो हैं वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। आपके सिलेबस में जो शामिल की हैं, बड़ा स्पेसिफिक सा एरिया है जिसमें 15 मार्क्स तक वो हमारे एरिया जाके टेस्ट करेगा हमारे सिलेबस के अंदर, एग्जाम के अंदर जो उसने मार्क्स टेस्ट करने। फिर ग्रिड सी में आते हैं तो स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉ है। ये प्योरली आप समझ लें कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके बारे में चीजें शामिल की हैं उसने। एनबीएफसी है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अब रिपील्ड है, लेकिन उसका सिर्फ एक सेक्शन एक्टिव रखा जब उन्होंने कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, सेक्शन 282, जिसमें एनबीएफसी के बारे में बातें हैं, वो उसने सिलेबस में शामिल किया। और ऑब्वियसली एनबीएफसी के रूल्स 2003 के और रेगुलेशंस 2008 की, ये तीनों मिला के हमारा एक टॉपिक बनता है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। और इसी ग्रिड में उसने इंश्योरेंस और बैंकिंग ऑर्डिनेंस को आपके सिलेबस में शामिल किया। मतलब ये फाइनेंशियल सेक्टर वाला पोर्शन है जो यहाँ पे जिस हद तक को शामिल करना चाहता था उसने ग्रिड सी में दिया। अगेन यहाँ पे 15 मार्क का वो टेस्ट करेगा। एक क्वेश्चन आ जाता है, वो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो या एनबीएफसी हो, या मैक्सिमम 2 सवाल छोटे करके वो पूछ लेगा। 15 मार्क्स यहाँ से एक एक बाउंड्री लगी है, उस बाउंड्री से बाहर हमने नहीं जाना, बड़ी लिमिटेड सी चीजें हैं वही हमने कवर करनी है जी यहाँ पे। नेक्स्ट वो कहता है जनाब, जो ग्रिड डी है, लास्ट ग्रिड है हमारी, इसमें अदर रेलिवेंट लॉ है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। यहाँ पे वो बात करता है सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल की, फॉरेक्स जिसको हम कहते हैं। उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉरेक्स के मैनुअल इशू किए हैं उसके 2 चैप्टर है हमारे सिलेबस में, चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20। ये दोनों अपनी नौयत के एक अलग टॉपिक हमारे लिए मौजूद है, जिसमें प्रैक्टिकली बहुत कम हम चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है ये एरिया, जो दोनों उसने शामिल किए हैं। नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट है, छोटा सा टॉपिक है तो बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन आईकैप इसको टेस्ट कर लेता है। और नेक्स्ट है जनाब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ा हॉट फेवरेट टॉपिक है पूरी दुनिया में इस वक्त। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे आईकैप ने कहा कि मैं कॉर्पोरेट लॉ में आप लोगों को बताऊं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो 2010 का एक्ट है वो हमारे सिलेबस में शामिल है, और इसके ऊपर जो 2020 की रेगुलेशन है उसके सिर्फ 2 चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑलमोस्ट 60% एरिया बनता है ये आपका टोटल रेगुलेशन का जो उसने सिलेबस में शामिल किया। नेक्स्ट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। इन दोनों टॉपिक्स को उसने इकट्ठा रख दिया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो रूल है, गवर्नेंस के रूल्स 2013 के, इन दोनों को एक ही जगह पे उसने रखा। और मजे की बात यह है कि हमारा एग्जामिनर इनको टेस्ट भी इकट्ठा करता है। 90% क्वेश्चन में आज तक उसने इन दोनों को मिला के सवाल पूछा। ज्यादातर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स को जाके टेस्ट करता है। एंड पे जिसकी मुझे अभी तक आज तक समझ नहीं आई कि क्या सोच के एग्जामिनर ने ये टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल किया, वो जी पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का एक्ट है। चंद गिने चुने सेक्शन है जो मैक्सिमम मेरा ख्याल है 1 या 2 पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, ये हमारे सिलेबस में उसने शामिल किए हैं। मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आई कि क्यों किए हैं। ये एक इंतहाई बैकग्राउंड पे चीजें होने वाली हैं, जो आप ये बैंक्स में जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो पेमेंट सिस्टम पीछे चल रहे होते हैं, उनकी अप्रूवल, उनके रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है। चंद सेक्शन में ये बात बताई है उसने, और इसमें मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आपने अपनी बुक के अंदर उसको एक दफा पढ़ लेना है, वहां पे इसमें से कुछ टेस्ट करेगा तो ये ब्लेसिंग होगी कि इसमें कोई आपसे सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग हो नहीं सकती। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपसे कोई चीज पूछेगा 4 5 6 नंबर की, तो आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। और एंड पे आपको पता है हमारे हर सब्जेक्ट की तरह यहाँ भी उसने कोड ऑफ एथिक्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वो शामिल किया है, उसका पार्ट 1 और 2। यहाँ से आईकैप ने अभी तक कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ एक दफा टेस्ट किया है, ज्यादा नहीं किया, लेकिन एथिक्स के ऊपर आपको पता है कि चूंकि हम हर अपने सब्जेक्ट में इसको कवर कर रहे होते हैं, तो हम काफी हद तक स्ट्रांग होते हैं एथिक्स। तो ये एरिया आपने जो कोड ऑफ का अपना एथिक्स है आपका आईकैप का, उस पर आपने अच्छी रीडिंग करके जानी है कि वहां पे कोई चीज पूछे तो हमें उसका पता हो। अब ये तो था वो जो सिलेबस आपकी एक आउटलाइन है, ऑब्वियसली आप लोगों ने इसको पहले देखा है। इनफैक्ट इसको देखने का जो एंगल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। वो जो चश्मा आपने लगाया था पहले, जो ग्लासेस लगाए थे, अब वो उतारें और जिस जो ग्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ वो लगाएं। उसके बाद आपने देखना है कि हम आज नवंबर के स्टार्ट में बैठे हैं, ऑलमोस्ट एक महीना रहता है हमारे पास, 30 डेज है अप टू द डे ऑफ एग्जाम, जब हमने जाके अपियर होना है। तो इस एक महीने में, इन 30 डेज में, हमने इस लेंथी सिलेबस को, जो मैं आपको आपको तब से मैं डरा रहा हूँ कि बहुत बड़ा सिलेबस है, हमारे साथ पता नहीं क्या करने वाला है,
इस लेंथी सिलेबस को आपने कैसे कवर करना है कि आपके लिए किसी किस्म का वहां पे जाके मसला ना हो, या जो मिसाइल हैं उनको हम कम से कम करके जाएं। अब हम जो बात करने लगे हैं वो है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जब आपने अपने सामने सिलेबस रखना है तो इसमें देखें, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की जब तैयारी करनी है आपने, तो ये जो ग्रिड आपके सामने है, इस ग्रिड के हिसाब से चलना है आप। अब ग्रिड के हिसाब से कैसे चलना है जी? आप चारों ग्रिड्स आपने देख ली हैं, ए बी सी डी, और उनके आगे वेटेज उसने आपको दी है कि कितनी है। ग्रिड ए हमने देखा, उसकी वेटेज, उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, 35 से 45 मार्क्स का। वो कहता मैं टेस्ट करूंगा, करना भी चाहिए क्योंकि उसके अंदर टॉपिक दुनिया जहान के आपने शामिल किए हुए हैं। ग्रिड बी में जब गए, हम मीडिएशन आर्बिट्रेशन के बारे में थी, बड़ी स्पेसिफिक बातें थी, 10 to 15 मार्क्स का उसने कहा टेस्ट करूंगा। स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें मैंने आपको कहा फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में उसने बात की है, एनबीएफसी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, वहां भी उसने कहा मैं 15 मार्क्स तक आपसे टेस्ट करूंगा। और मजे की बात सबसे ये है, जो एंड पे जाके उसने अदर रेलिवेंट लॉ की बात की, उसने कहा 30 से 40 मार्क्स का मैं आपसे ये एरिया टेस्ट करूंगा। ये वो ग्रिड है जो हमारे लिए आप समझ लें कि एक मेन एरिया है जिसमें हमें मार्क्स देने हैं कम टाइम में। हमेशा याद रखना है, जब भी आपने लास्ट मंथ में बैठ के अपना रिवीजन प्लान बनाना है, अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, आपने सिलेबस की लिस्ट उसको सेकेंडरी रखना है। अपने जो 100 मार्क्स हैं उनको आपने प्राइमरी फोकस में रखना है। अब 100 मार्क्स को जब प्राइमरी फोकस में रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस ग्रिड के ऊपर आ जाएंगे जो आपके सामने ओपन है। आप मुझे बताएं, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो किसी चीज के लिए, उस लिमिटेड टाइम में आपको पता है कि मैं 2 दिन लगा के अपने उन 100 में से 30 मार्क्स कवर कर सकता हूं या कर सकती हूँ, और उधर मैं 2 दिन में एक टॉपिक करूंगी, वो टॉपिक मेरा 35 से 40% वाली कैटेगरी के अंदर आता है, और हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ना आए, तो मेरे लिए प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? मेरे लिए प्रेफरेंस इस लिस्ट को कवर करना होना चाहिए जो आपके पास मौजूद है, या मेरे लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैंने अपने 100 मार्क्स को पूरा करना है, जितनी जल्दी मैं पूरा कर सकूं? तो हमेशा याद रखना है, आपने अपने 100 मार्क्स को कवर करना है। 100 मार्क्स को कवर करने में स्मार्ट वे क्या हो सकता है? मेरा जो ग्रिड डी है, इसको मैंने जब देखा तो मुझे पता चला 40 मार्क्स का पेपर यहां से टेस्ट होगा। अब उन 40 मार्क्स को मैं कवर करने के लिए जब गया, तो यहाँ पे गिनती के 6 टॉपिक उसने बताए हैं। इन 6 टॉपिक्स को मैंने कवर करना है और मेरे 40 मार्क्स कवर हो चुके होंगे। और 6 टॉपिक्स को कवर करने में 6 दिन नहीं लगेंगे तो मैक्सिमम 7 दिन लग जाएंगे। अगर मैं 7 दिन बाद इस पोजीशन पे हूं कि मुझे ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है कि मैंने 40 मार्क्स अपने कवर कर लिए हैं आउट ऑफ 100, तो आप देखें आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होना शुरू होगा। आने वाले दिन आपके लिए कितने आसान होंगे, प्रेशर आपका उतना कम होता जाएगा। तो हमेशा जोर देना है आपने, जो ग्रिड लेंथ में छोटी है लेकिन मार्क्स में उसकी वेटेज ज्यादा है। तो इन 6 टॉपिक्स को जब कवर करने जाएंगे, ये इसमें जो सबसे छोटा टॉपिक है कंपटीशन एक्ट, यकीन करें 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको पढ़ने के लिए। आपने 1 डेढ़ घंटा उसको पढ़ा, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये पेमेंट सिस्टम की रेगुलेशन आधे घंटे की मार है। चंद तो सेक्शन है, 5-6 सेक्शन उसने शामिल किए हैं सिलेबस में। जाके एक दफा आपने कंपेंडियम के अंदर उसको देखना है, रीड कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीजें हैं। 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं आपके। बाकी जो टॉपिक है थोड़े से आपके लेंथी है। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर तो हम इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, कि एक दफा रीड करें तो हमें आइडिया हो जाता है। अब मेनली 3 चीजें हैं आपके पास। एक है जी फॉरेक्स, दूसरे नंबर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और तीसरे नंबर पे आपका सीसीजी है। सीसीजी को मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, ये उन लॉज में से एक है जिसकी वर्डिंग बड़ी आसान है, जिसको हम कहते हैं लीगल जो वर्डिंग है उसमें नहीं उसने लिखा इसको, इसको आसान इंग्लिश के अंदर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ। तो इसको आप पढ़ने बैठे एक दिन से ज्यादा नहीं लगता दोनों टॉपिक्स। अब यहाँ पे टेक्निक क्या होनी चाहिए, जैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ये जो पब्लिक सेक्टर के रूल हैं 2013 के, इस पे आपका मेनली फोकस होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास ट्रेंड को सामने रखते हुए जब भी वो सीसीजी में से सवाल पूछता है उसमें पब्लिक सेक्टर को लाजमी टेस्ट करता है। इसका आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर जो रूल्स हैं उसमें उसने क्या बातें बताई हैं। सीसीजी को वो टेस्ट करे या ना करे, उसने पब्लिक सेक्टर के रूल्स को लाजमी तौर पे टेस्ट करना है। और ये वो एरिया है, ये वो टॉपिक है जो मस्ट अपीयर टॉपिक है। इसने लाजमी तौर पे आपके एग्जाम में टेस्ट होना ही होना है। इस पे मेरे पास दूसरी कोई राय है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मैं इससे जान छुड़ा सकूं।
ये वो है जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, इसको साइड पे करूं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से 10 to 12 मार्क्स का उसने क्वेश्चन इन दोनों को मिला के पूछना। फिर आप आते हैं जनाब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे। मैंने नोट किया है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को पता नहीं एक हवा बनाया होता है उन्होंने, कि ये पता नहीं इस एरिया के अंदर क्यों टेस्ट कर लिया। इस पूरे सिलेबस के अंदर अगर मैं कहूँ आपको कि कोई क्रिमिनल लॉ आपके सिलेबस में मौजूद है जिसमें प्योरली उसी तरह की टर्म्स यूज की हैं, उसी तरह की बातें की हैं, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब पढ़ने जाते हैं तो आपका देखने में ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन क्या हमारे लिए वो सारा रेलिवेंट है? क्या उसकी लेंथ हमें परेशान कर सकती है? इस पे ज्यादा जोर देना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कभी भी वो आपसे किसी एरिया से कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जिसका हमें आइडिया ही ना हो रहा हो कि ये क्या है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास पावर क्या है, उन्होंने हमें कैसे कैसे काम करने का कहा है, आपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस करने की उसने बात की है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने ड्यू डिलिजेंस करनी है, उस दौरान को हमारे सामने चीज आ जाती है, हमने कोई करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है, हमने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है, उसके बारे में क्या है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है हमारे आगे, उसको हमने रिपोर्ट कैसे करना है, ये मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग वो करता भी ऐसे है। उसने आपसे टेस्टिंग कैसे करनी है? उसने कहना जी आप बैंक मैनेजर हैं, आपके पास आपका क्लाइंट आता है, वो एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, सादा सी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? वो कहता है जनाब ये आर्टिकल्स का स्टूडेंट था, पिछले 3 साल से इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, इसका स्टाइपेंड उसके अकाउंट में आ रहा है, आपकी जो ब्रांच के अंदर ओपन हुआ है उनको भी पता है कि मंथली कोई 20-25 हज़ार आता है और वो फौरी तौर पे यूज हो जाता है। अचानक से इसके अकाउंट में तो 100 मिलियन आ गया। पहली बेल वहां पे बजी कि ये वो अकाउंट है जो पिछले 3 साल से इसमें कोई पैसे नहीं थे, 100 मिलियन अचानक कहाँ से आ गए? उससे अगली बेल कब बजी जनाब कि ये 100 मिलियन जाके कैश की फॉर्म में वहां से विड्रॉ कर रहा है। कभी कहीं से थोड़ी सी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कभी कहीं से हो जाती है, तो मेन बेल बज गई। अब जो बैंक मैनेजर आपको जो उसने बनाया था, आपकी वहां पे एक बेल बजनी चाहिए कि ये अकाउंट के अंदर 100 मिलियन आके फिर कैश की फॉर्म में निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाए। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो उसको कहता है कि उसने क्या कर, उसने कहाँ पे रिपोर्ट कर। तो अपने आप को उस तरीके से प्रैक्टिकल होके सोचना है, उस पोजीशन पे बिठा के सोचना है जब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई थ्योरेटिकल चीजों के अंदर परेशान नहीं होना। वही बातें होती हैं जो प्रैक्टिकली अगर आप लिखना शुरू करें, अपनी वर्डिंग में लिखें विद रेफरेंस ऑफ लॉ, लॉ के अंदर ये उसने बताया रास्ता कि आपने रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करना है तो कहाँ पे करना है। फिर रेगुलेशन में जब हम आते हैं तो उसमें तो उसने बात ही ड्यू डिलीजेंस के ऊपर की है। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? जो नो योर कस्टमर होता है, केवाईसी की हम बात करते हैं। कस्टमर को आपने जानना है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे लेनी है, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी गाइडेंस उसने दी। ठीक है जी। तो मेनली इस पूरे एरिया के अंदर जो कोई चीज आपके लिए लेंथी हो सकती है वो है जी फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, चैप्टर 19 एंड 20। अब इसमें प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट्स को क्या मसला आता है पढ़ते हुए? उनको मसला आ रहा होता है कि ये इनफैक्ट हमने जो बातें इन चैप्टर्स के अंदर लिखी हैं उनको प्रैक्टिकली बहुत कम देखा होता है। हमारे जो स्टूडेंट आर्टिकल्स में बैठे हैं उन्होंने तो बहुत कम चीजें देखी हैं, जो इवन आर्टिकल्स के बाद इंडस्ट्री में भी जा चुके हैं। बहुत कम इंडस्ट्रीज में ये चीजें यूज होती हैं जिनका फॉरेन एक्सचेंज का कोई एक्सपोजर होता है, वहां पे ये चीजें प्रैक्टिकली यूज होती हैं, और वो ऑब्वियसली हर बंदे का नहीं होता है। तो दो चैप्टर्स दो डिफरेंट एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, चैप्टर 19 एंड चैप्टर 20। कभी भी इस एरिया को आपने स्किप करके नहीं जाना, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जानी। वहां पे अगर आपको फॉरेक्स के रेफरेंस से क्वेश्चन आ जाए और आपने वो ना पढ़ा हो, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने की तरफ भी नहीं जाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो एरिया मैंने पढ़ा ही नहीं। हो सकता है उसमें इतने आसान बात उसने पूछी हो जो इस टॉपिक में उससे आसान हो ही नहीं सकती थी। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाना। कोई भी टॉपिक इस लिस्ट में ऐसा ना हो जिसको आपने टच ना किया हो। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के अंदर वो बातें क्या करता है जनाब? चैप्टर 19 में हम आते हैं तो वहां पे आपको बात करता है अगर फॉरेन करेंसी के अंदर आपने लोन लेना, उसको फिर आगे उसने डिटेल्स बताई हैं कि फॉरेन करेंसी की अगर आपको लोन लेना चाहते हैं फॉरेन कंट्री से, क्या तरीका कार है, कैसे होगा, उस पर कॉस्ट क्या होगी, किस किस काम के लिए आप लोन ले सकते हैं, फिर गारंटीज के बारे में बात करता है। अब चैप्टर तो लेंथी है
और हर एक पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई टेक्निकल बात बताई हुई है जो हमें याद रखनी पड़ती है। लेकिन आपने क्या करना है, चैप्टर 19 पूरा पढ़ा, अब उस चैप्टर 19 का आपके पास एक तो ग्राउंड लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दफा क्लियर हो गई जब आपने पढ़ा। फिर आपने उससे एक स्टेप ऊपर आना है। आपने ऊपर से बैठ के देखना है कि मेरी ओवरऑल इसके ऊपर क्या ग्रिप है, इस टॉपिक के ऊपर क्या मैंने वो जो चीजें पढ़ी हैं उसके बारे में कोई शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, अपने हाथ से कोई समरी बनाई है, मैं साथ साथ पैराग्राफ लिखा, अच्छा इसमें ये बात की है, इसमें ये बात की है। फिर उससे एक स्टेप ऊपर आना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है। जैसे आप कोई मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जैसे आप कोई गूगल मैप खोलते हैं, किसी भी शहर में आप हों, तो जब आप ओपन करें तो आपको ऐसे लगता है आप ऊपर बैठ के सारा एरिया आपको नजर आ रहा है कि मैं इस जगह पे यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ से किस किस तरफ रास्ते जा रहे हैं। पूरा शहर आपको नजर आ रहा होता है, पूरा वो एरिया आपके सामने होता है। इस तरह की एक मैपिंग आपकी होनी चाहिए उन तमाम टॉपिक्स को जो आप जिनकी लेंथ आपको परेशान करती है। तो चैप्टर 19 की पूरी एक मैप हो, मुझे पता हो इसके अंदर उसने गारंटीज की, लोन्स की बात की है, लोन्स की बात की है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की बात की है, फाइनेंशियल सेक्टर की बात की है। प्राइवेट सेक्टर में मैं गया हूं तो उसमें किस किस इंडस्ट्री को किस किस मकसद के लिए लोन लेने के लिए अलाउ किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में गया हूं तो वहां पे क्या कंडीशन है। और ये बात वही होगी जब आप ऊपर से बैठ के देखेंगे, पूरा आपको नीचे मैप बना हुआ नजर आएगा। तो पूछ ले एग्जामिनर, कोई सवाल पूछ ले, आपकी परेशानी नहीं होगी, आपको पता है इसके अंदर बातें कहाँ पे लिखी हैं। फिर चैप्टर 20 में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उसने बात की है कि पाकिस्तान का वो बंदा बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर लेके जाना चाहता है, तो तरीकाकार क्या है। और कोई बाहर बैठा हुआ बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पाकिस्तानी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो उसमें प्रैक्टिकली भी चीजें अहम होती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो अगेन उसका भी आपके पास एक मैप हो दोबारा कि मेरे इसके अंदर क्या क्या बातें उसने बताई हैं, फिर एक स्टेप ऊपर आके विद इन दैट टॉपिक मेरा मैप बने, एक स्टेप उससे ऊपर आके चैप्टर 20 की जो मोटी मोटी बातें हैं उसका मैप हो, और सबसे ऊपर फिर चैप्टर 19 और चैप्टर 20 दोनों का मैप अलग मेरे नजर में हो, मुझे नजर आ रही। और ये चीज होगी, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ आप उसकी शॉर्ट समरी अपने रजिस्टर पे, अपने एक्सेल पे, वर्ड पे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं उस पर आप नोट करते हैं। जब आप एंड पे बैठेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे, आपको फिर इस चीज का फायदा पता चलेगा जब आप अपनी उन रिवीजन नोट्स के ऊपर आएंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने लिखी हैं। और हमेशा याद रखना है, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं, रिटन फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। रिटन फॉर्म का फायदा ये होता है कि आप आज बैठ के जब काम कर रहे होंगे तो आपको फील नहीं होगा, सारी चीजें फ्रेश हैं, आप पढ़ेंगे आप कहेंगे ओके समझ आ गई। ठीक एक हफ्ते बाद जब जाएंगे तो दोबारा से वही डॉक्यूमेंट, वही बुक ओपन करनी पड़ेगी और आपको लगेगा कुछ भी नहीं आता। अगर वहीं पे आपके हाथ की लिखी हुई चीज, शॉर्ट नोट समरी आपके पास मौजूद होगी, तो आपको बड़ा फायदा होगा उससे, आपको फील आएगी कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, देखिए मैंने ये नोट्स बनाए, और रिवीजन में ऑब्वियसली बड़े काम आएंगे। तो ये जो चैप्टर 19 एंड 20 है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के, इनकी शॉर्ट करके, इनका जो मैप है उस स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर जाना है, और वो गूगल मैप की तरह एक मैप आपने तैयार करना है, आपको पता हो पूरा चैप्टर 20 में क्या बात की। अब क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे लिए वहां पे मसला होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। जब मैप आपके सामने होगा, सबसे पहला डिसीजन ये करना है कि फॉरेक्स का है, अच्छा जी चैप्टर 19 का है या 20 का है। अच्छा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है तो ऑब्वियसली चैप्टर 19 मेरा साइड पे हो गया, मैंने चैप्टर 20 में जा। अच्छा किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा अब चैप्टर 20 का ये आधा पोर्शन तो साइड पे होगा, मेरे लिए रेलिवेंट नहीं। अब मैंने जाना है जो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आना चाहता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फॉरेन इन्वेस्टर है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन सा अकाउंट ओपन करवा रहा है, कैसी आ रहे ओपन करवाया, उसके बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से आपने शॉर्ट होते हुए जाना होता है कि मेन रोड से उतरना है, सर्विस रोड पे, सर्विस रोड से उतरना है आपने, किसी मार्केट में अगर जाना है उसकी तरफ जो रास्ता जा रहा है, और अल्टीमेटली आप अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो डेस्टिनेशन उसने बताई होती है, जो पॉइंट उसने टेस्ट किया होता है आपसे। ये तरीका होता है इन लेंथी एरियाज को कवर करने का। अब आप देखें ये ग्रिड डी जब आप कवर कर लेंगे तो आउट ऑफ 100 आप 40 मार्क्स अपने कवर कर चुके हैं। टॉपिक सिर्फ 6 पढ़े हैं आपने, लेकिन आउट ऑफ 100 आप अपने 40 मार्क्स अपने कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हो गया कि यार कोई इशू नहीं है, मैं 40 कवर कर चुका हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैंने किया है, मेरी एनर्जी हाई थी, अभी स्टार्ट था। तो मैं इस 40 में से मेरा हदफ यह है कि मैंने 25 मार्क्स लेने हैं। और अगर 25 मार्क्स मैं ले चुका हूं तो रिमेनिंग 25 के लिए मैंने इतना जो बाकी टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें जाके देखना है कि मैंने क्या करना। फिर आप आते हैं जब ग्रिड सी पे जो स्पेशलाइज एरियाज हैं, उसके बाद जब आप इसको आगे स्टार्ट करते हैं, तो ये जो 3 लाइन आइटम है ये एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं। ये भी बड़ा स्पेसिफिक सा एरिया है एनबीएफसी के बारे में।
कंपनीज ऑर्डिनेंस में उसकी वो पुरानी बातें करता है, आपने इनकॉर्पोरेट करनी है चंद रिस्ट्रिक्शंस, एससीसीपी की पावर्स, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में आके ऑब्वियसली वहां की रेलिवेंट बातें करता है। रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर्स के है, वहां पे उसकी लिमिट्स के बारे में वो बात करता है, और रेगुलेशंस 2008 की यहाँ पे आके वो बाकी एक्सपोजर की लिमिट्स आपको बताता है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड शेयर्स एनबीएफसी की तरफ से। इनके ऊपर आपकी एक ग्रिप होनी चाहिए, एक समराइज फॉर्म में आपके पास चीजें मौजूद हो, एक दफा क्वेश्चन करें और स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले, कोई मसला ही नहीं है एनबीएफसी। मैं हमेशा कहता हूँ एनबीएफसी पास करवाने वाले एरियाज में से एक है, ये आपको पास करवाता है अगर आपने इसको अच्छे तरीके से एक दफा पढ़ा हो। सिर्फ एक दफा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है। चीजें आप पढ़ते हैं, आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ा होता है, हमें चीजें पता भी होती हैं, मैंने मेहनत भी की है, मैंने टाइम भी लगाया है, मैंने सब कुछ किया है, सिर्फ मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सका कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपको हौसला होना चाहिए कि नहीं कोई इशू नहीं है, मैंने एनबीएफसी पढ़ा हुआ है, कोई चीज आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है, आई कैन हैंडल इट। और ये हौसला कैसे आना है, अगेन मैं तो इसके लिए फॉर्मूला जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने जब पढ़ा है तो उसके साथ उसको लिखें, शॉर्ट फॉर्म में समराइज फॉर्म में उसको लिखें। दोबारा जब आएंगे तो एक समरी भी अवेलेबल होगी रिवीजन के लिए, और हौसला भी होगा उसको देख के कि भाई साहब मेरे हाथ से लिखी हुई चीज है और मैंने इसके ऊपर काफी मेहनत की। तो एनबीएफसी के बाद जब इंश्योरेंस पे आते हैं तो मजे की बात यह है कि बड़े लिमिटेड से सेक्शन है जो इंश्योरेंस में से उसने शामिल किए हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन ये लॉ चूंकि पुराना है तो इसमें जो बड़ी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज उसने यूज की हैं, और इंश्योरेंस का बिजनेस एक बिल्कुल अलग किस्म का बिजनेस होता है, उसके बारे में बड़ी स्पेसिफिक बातें उसने इस ऑर्डिनेंस के अंदर इस टॉपिक में आपको की हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा मसला इसलिए वहां पे आता है, लेकिन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चूंकि आपके सामने है, उसमें देखिए सेक्शन ही उसने बड़े गिने चुने हैं, 15-20 से ज्यादा सेक्शन नहीं है जो हमारे सिलेबस में है। तो बड़ी स्पेसिफिक बातें की हैं उसने, कंपेंडियम में जाएं एक दफा इसको रीड करें, जो जो एरियाज उसने बताए हैं, और वो समरी वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करें कि मोटी मोटी चीजें आपको पता हो क्या बात की है। उससे ज्यादा आसान है हमारा बैंकिंग कंपनीज का ऑर्डिनेंस। अगेन यहाँ भी उसने आपको 15 से 20 सेक्शन है, ऑर्डिनेंस बताते खुद तो बहुत लंबा चौड़ा है, 15 से 20 सेक्शन उसने शामिल किए हैं आपके सिलेबस में। उसने जो टेस्ट किया है अपना शामिल किया सिलेबस में, उसने इसमें से जो टेस्ट करनी है चीजें, आपको एक दफा पढ़ के ही अंदाजा हो जाता है कि ये सेक्शन टेस्ट करने के काबिल है, ये नहीं है। और बैंकिंग में आज तक उसने जो मुश्किल करने की भी कोशिश की है क्वेश्चंस को, उनको भी उसको जेनेरिक नेचर करनी पड़ी है क्वेश्चन। उसने एक आधी दफा आपसे लिक्विड एसेट्स के ऊपर पूछ लिया, तो हमारा जो जनरल नॉलेज था लिक्विड एसेट का वो वहां पे यूज हुआ। उसने एक आधी दफा आपसे डिविडेंड पेमेंट के बारे में पूछ लिया, पूरे ऑर्डिनेंस में से एक ही चीज उस पर अप्लाई होती थी, बाकी सारा क्वेश्चन आपके कंपनीज एक्ट के नॉलेज का था, जिसमें उसने शेयर डिपॉजिट मनी को यूज अपना शेयर प्रीमियम अकाउंट को यूज करने का आपसे तरीका पूछ लिया। तो जब सवाल आए, खुदा ना खास्ता आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है एक आधे टॉपिक में जो बैंकिंग इंश्योरेंस है, तो उसको देख के नहीं डर जाना, देख के साइड पे नहीं कर देना कि मैंने ये एरिया नहीं पढ़ा। वो एक दफा देखें तो सही उस क्वेश्चन के अंदर बात क्या कर रहा है, हो सकता है बड़ी आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उसने की हो, मेरे पास बुक वहां पे अवेलेबल होगी, मुझे अगर कोई चीज परेशान करती है तो मैं उस बुक को यूज कर सकता हूँ, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, यही सब कुछ है वहां पे जो आपके पास मौजूद है, उसी में से वो पूछ रहा है, कहीं बाहर से कोई चीज नहीं पूछी है उसने। तो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है वहां पे, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 टॉपिक हैं अगर आप 3 दिन में भी कवर करते हैं तो 15 मार्क्स आपके कवर हो चुके हैं जी। अब हम 55 पे पहुंच चुके हैं। अब हम आते हैं मीडिएशन आर्बिट्रेशन पे। जब ये एरिया आप कवर कर लेंगे तो हम 55 से 70 पे पहुंच चुके होंगे, अगर वो मैक्सिमम पे जाके भी इन तीनों को टेस्ट करता है। तो मैंने जैसे अभी बात की थी, लिख लें अपने पास, हाईलाइट कर लें, नोट कर लें, ये जो सेक्शंस हैं 276 से 292 तक कंपनीज एक्ट के, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो इतना छोटा हो और इतनी इंपॉर्टेंस हो कोई और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो सेक्शन हैं जिनको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 15 मार्क्स को टेस्ट करता है वो लाजमी इन एरियाज को जाके हिट करता है। अब है तो ये 16-17 सेक्शन, लेकिन इनमें बातें उसने बहुत बड़ी बड़ी हमें बताई हुई। उन बातों में उसने क्या क्या बताया, वो कहाँ मीडिएशन से स्टार्ट करता है, वो अरेंजमेंट की बात करता है, वो अमलगामेशन की बात करता है, वो कंपनीज की मैनेजमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता है, वो सिक यूनिट्स के बारे में बात करता है, वो
एक कंपनी को एक्वायर कर रही है अगर अरेंजमेंट के तहत दूसरी कंपनी, उसके बारे में बात करता है। बेतहाशा बातें इसके अंदर उसने लिखी हुई, और वो तमाम सेक्शन एक दूसरे से अलग करके भी आप पढ़ लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना अच्छे तरीके से है। इस पे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम भी लगता है कि मैंने इसका हदफ रखा था जी मैंने एक दिन के अंदर इसको कवर करना है, मेरा नहीं कवर हो रहा, मैं उसको कैसे कवर करूंगा, मेरा एक से ज्यादा दिन लग रहा, 2 दिन लग रहे हैं, कोई मसला नहीं है। चूंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पता है इसमें से टेस्टिंग होनी है, तो मेरे 2 दिन भी लग जाते हैं, तो मैं आगे कोई और टॉपिक मेरा आने वाला है, मैं वहां से थोड़ा सा टाइम बचा लूँ, मेरी रूटीन सेट हो जाएगी। लेकिन उड़ाना नहीं है। बार बार कह रहा हूँ ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उसने टेस्टिंग करनी ही करनी है। साथ इसके जो उसने शामिल किए हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का जो एक्ट है 2016 का, और इसी रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट के साथ उसके रिस्ट्रक्चरिंग के रूल्स हैं 2019 के, ये दोनों आपने मिला के पढ़ने हैं टॉपिक, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं। सेक्शन 1 से 6 तक है सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का, और उसी के साथ उसके रूल्स हैं रिस्ट्रक्चरिंग के। अब ये जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का एक्ट है, यहाँ पे मैंने जो अभी तक एक चीज नोट की है, हमारे जो स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है, वो इसके नाम से ही ऐसा परेशान होता है और ऐसा गलत आइडिया लगाता है इस लॉ के बारे में कि सारा सिनेरियो आगे हमारा चेंज हो जाता है। वो कैसा गलत आइडिया लगाता है, उसने नाम पढ़ा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट, उसने कहा शायद यहाँ पे कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करने के बारे में बात होने लगी है, मुझे वो तरीका बताने लगा है कि किसी यूनिट को आपने रिस्ट्रक्चर करना है, उसके बारे में कोई कोई लॉस मेकिंग कंपनी है उसको पांव पे खड़ा करना है, तो उसके बारे में बात होने लगी है। नहीं, अगर किसी को इस तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई गलत फहमी है, तो उसको दूर कर लें। यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट के अंदर वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की बात करता है। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ें, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, जिस तरह हमने पढ़ा था ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, उसी तरीके से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती हैं जिनका काम रिस्ट्रक्चरिंग करना होता है। ये रिस्ट्रक्चर हो नहीं रही है, इनका काम है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग की सर्विसेज देते हैं, ये उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। ये रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका नहीं बताता आपको यहाँ पे, ये गलत फहमी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में देखा कि ये कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका नहीं बता रहा, यहाँ पे वो आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के बारे में बताता है कि भाई साहब अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके बारे में उसने बताया है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी जब बन जाएगी वो क्या क्या काम कर सकती है। अब पढ़ें इसको पूरा, वो आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट, उसके बारे में जो एक्ट है, जैसे एनबीएफसी था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके बारे में हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर पढ़ा, फिर उसके रात रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो दो तरह के काम मेजरली कर सकती हैं। एक, इन्होंने जो सिक यूनिट्स होते हैं, जो डूबी हुई कंपनीज होती हैं, उनको रिस्ट्रक्चर करना होता है, जिनके मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि ओवरऑल कंपनी की, आप जिस तरह कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाए, गिरने वाली हो या बहुत पुरानी हो गई है, उसको हमने रीफर्निश करना है, रिफर्बिशिंग करनी है, उसको रंग रोगन नया करना है, ये बिल्कुल वैसा काम करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। और दूसरा इनका बड़ा स्पेसिफिक काम है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो नॉन परफॉर्मिंग लोन होते हैं उसकी रिकवरी का काम करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। ये दो काम उसने यहाँ पे बताए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के, कि एक ये कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग की सर्विसेज देंगे, दूसरे नंबर पे उसने कहा कि ये काम करेंगे जो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं, उनके अगर कोई लोन आपके पास पड़े हैं जो नॉन परफॉर्मिंग लोन हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन क्या होते हैं, जो रिकवरी जिनकी नहीं हो रही, डिफॉल्ट कर गए हैं, ये उनसे जाके एक्वायर कर लेते हैं, उनकी रिकवरी का काम करते हैं, उससे रेलिवेंट सिक्योरिटी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पड़ी है उसको सेल करना है, डील करना, उसके बारे में ये कंपनीज ये काम कर रही है। तो अगर कोई कंफ्यूजन थी वो हमने दूर कर लेनी चाहिए। इसी के साथ उसने हमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के रूल्स दिए हैं, इन रूल्स में जाके वो हमें बताता है कि अगर आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, कहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कहाँ पे एप्लीकेशन दे के उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है जो आपने पूरा करना है। और अब उसने हमारे सिलेबस में जो अमेंडेड रूल्स हैं उसने वो शामिल कर दिए हैं। अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं उस पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमने उस पर करनी है बात।
के अमेंडमेंट्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो इन रूल्स के अंदर वो बातें कर। तीसरा जो टॉपिक हमारे सिलेबस में यहाँ पे शामिल है वो है कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट। अब यहाँ पे इसके नाम पे गौर करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ये रिहैबिलिटेशन के बारे में बात कर। तो कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन का जो एक्ट है चैप्टर 1 और 2, यहाँ पे वो आप बताता है जो कंपनीज जिनके लोन बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं, वो पे नहीं कर पा रहे होते, उन्होंने जो अपने क्रेडिटर्स के साथ जो डीलिंग करनी होती है, कि आप कहते हैं कि लोन पे नहीं कर पा रहे, कंपनी को वाइंड अप नहीं करना चाहते, टेबल पे बैठे आपस में बैठ के एक प्लान बनाते हैं, आपका नुकसान भी ना हो, हमारी कंपनी का नुकसान भी ना हो, तो हम एक रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाते हैं। क्योंकि कंपनी क्राइसिस में है, एक दलदल में फंसी है, उस दलदल से कैसे निकालना है, हम आपको लोन देते हैं, उस लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, कैसे करना है, उसके अगेंस्ट आप क्या छोड़ेंगे, हम आपको क्या एडिशनल देंगे, ये सारी बातें इस रिहैबिलिटेशन प्लान के अंदर होती हैं। उस रिहैबिलिटेशन का तरीकाकार क्या है वो इस एक्ट के अंदर उसने आपको बताया है, कि कोर्ट के स्कोप में जाती है बात, क्रेडिटर्स या डेटर्स में से कोई उठ के कोर्ट में जाए, कोर्ट वहां से फिर एक बंदा नॉमिनेट करती है, एक मीडिएटर, इनको दोनों को जो टेबल पे बिठा के इनकी आपस में निगोशिएशंस करवाता है, एक प्लान बनाता है, उस प्लान पे दोनों ही अप्रूवल दे के साइन करते हैं, उस प्लान के तहत फिर चीजें आगे बढ़ती हैं और कंपनी की रिहेबिलिटेशन भी हो जाती है। वो जो क्रेडिटर जिनका पैसा था इसी प्लान के तहत उनको पैसा जितना रिकवरी लिखी थी इसमें वो भी कवर हो जाता है। तो रिहेबिलिटेशन एक्ट के बाद रिहेबिलिटेशन की रेगुलेशन है, तो यहाँ पे आके वो आपको उन मीडिएटर्स जो अपॉइंट किया जा रहा होता है कोर्ट की तरफ से उनकी बात करता है। तो ये जो 4 लाइन आइटम्स हैं, इनफैक्ट 2 टॉपिक हैं, इन 2 टॉपिक्स को आप कवर करने जाएं तो रिवीजन प्लान को सामने रखते हुए एक दिन से ज्यादा नहीं लगता है। अगर आप अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, 7-8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं आजकल, तो 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं लगते इन दोनों को कवर करने में, बशर्ते ये कि आपने इसको पहले मतलब पढ़ा हुआ है। अगर पहले अंडरस्टैंडिंग है फिर तो और कम टाइम लगेगा। अगर पहली दफा पढ़ने जा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, इसमें बड़ी डिटेल में आपने पढ़ना है, तो 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर एक दिन लगा के 2 दिन लगा के आपके ये 15 मार्क्स कवर होते हैं, तो आप देखें हम अपने 100 में से 70 कवर कर चुके हैं। अब मेरे रिमेनिंग 30 से 35 मार्क्स रह गए हैं, जिसके लिए ये एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे सामने, ग्रिड ए की, जिसको मैंने कवर करना। और यहाँ पे आके क्या आसानी है, लेंथ तो है, मुश्किल तो एक है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए आसानी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एरियाज वो हैं, बहुत सारे टॉपिक वो हैं जो हमने पढ़े होते हैं, आसान होते हैं हमारे लिए। जैसे शेयर कैपिटल वाला एरिया होता है, अमूमन स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। ये कोई स्पेसिफिक नेचर की कोई लॉ नहीं है, जैसे एनबीएफसी है, जैसे फॉरेक्स है, इस तरह की बातें नहीं है यहाँ। यहाँ पे वो बात कर रहा है आपको जनरल जो हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे रोजमर्रा के मामलात हम डील कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने आर्टिकल्स में चीजें जाके देख रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक आसानी होती है। अब इस एरिया को जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स जिस चीज को फेस करते हैं, जो उनके माइंड में एक कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि इसको कवर कैसे किया जाए, इनकी तो लेंथ हमारी बाकी 3 ग्रिड्स को मिला के भी उससे ज्यादा है, तो इसको कैसे कवर किया जाए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आता है, आपकी सिलेबस के अंदर सबसे बड़ी लाइन आइटम ये है, ये जो कंपनीज एक्ट का पोर्शन, इसको कैसे कवर किया जाए। कहते सर इस पे तो टाइम ही बहुत लगेगा, मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ, मुझे तो हफ्ता इस पे लग जाएगा, मैं कंपनीज एक्ट को कवर कर रहा हूँ। तो उस पे मैं हमेशा उनको गाइड ये करता हूँ कि ये कंपनीज एक्ट जो है, ये एक लाइन आइटम के तौर पे इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है कि जो जितने मेरे नीचे ये एरियाज दिए गए हैं इनके साथ साथ मैं मिला के पढ़ूं, जो मेरा कंपनीज एक्ट का रेलिवेंट एरिया है। यहाँ पे फिर हमारे लिए एक नया जो पॉइंट आता है, जो हमारा डिस्कशन पॉइंट भी था, वो था क्रॉस लिंकिंग ऑफ टॉपिक्स। इस पे आपकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, उसकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस आपको ग्रिड ए में मिलती है। आपका कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ये देखिए एक छोटा सा लिखा उसने सेक्शन 1 से 275, अल्लाह के बंदे ने 275 सेक्शन हमारे सिलेबस में शामिल कर दिए हैं, जिसका मेरा ख्याल है 40% एरिया हमने कैफ में पढ़ा था पूरे 6 महीने लगा के। यहाँ पे उसने सिर्फ इसको एक लाइन आइटम रखा है और सारे के सारे सेक्शन शामिल कर दिए। तो इसको कैसे कवर करना है, अब कवर करने का तरीका क्या 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 होता है। आपके इस कंपनीज एक्ट को भी उसने तोड़ा हुआ है डिफरेंट एरियाज में। ऐसे नहीं है कि सेक्शन 1 से वो स्टार्ट हुआ और एंड तक आपको बातें करी जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, नहीं। स्टार्ट से वो कंपनी की इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है, उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट वो एरिया हमारा शेयर कैपिटल को स्टार्ट करता है, जो जो एरिया आपका जाता है ऑलमोस्ट सेक्शन
90s तक लेके जाता है, वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के सेक्शन 94 95 तक आपको लेके जाता है। सेक्शन 100 से वो आपको स्टार्ट कर देता है आपके मॉर्टगेजेस का एरिया। उसके बाद आपका मैनेजमेंट का एरिया स्टार्ट हो जाता है जनाब, जिसमें डायरेक्टर्स का एरिया स्टार्ट होता है। पहले मीटिंग्स आती हैं सेक्शन 130 से ऑनवर्ड, आगे 152 तक, 153 से आगे डायरेक्टर्स का एरिया स्टार्ट होता है, जो फिर चलता है आपका सेक्शन 218 तक लेके जाता है वो। तो इस तरह तोड़ के पढ़ना है। अच्छा जी, मैं डायरेक्टर्स का एरिया पढ़ने लगा हूँ, मुझे पता है 153 से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट होना है, एक एरिया मैंने पढ़ लिया। अच्छा, डायरेक्टर्स के साथ दूसरा मेरा लिंक बातें कौन सी है जहां पे लिखी हुई है, मुझे पता है सीसीजी के अंदर डायरेक्टर्स के बारे में लिखा है। अब मैं सीसीजी पढ़ रहा हूँ, अब वो जो आपने स्टार्ट में सीसीजी पढ़ा था, अब आप उसके साथ चीजों को तोड़ के ऐड करना शुरू करें। अच्छा जी, मैं मीटिंग्स वाला एरिया पढ़ने लगा हूँ, ठीक है जी, मैं मीटिंग्स का एरिया पढ़ता हूँ, सेक्शन 131 से स्टार्ट होता है, 152 तक जाता है। ये समय ने एक आपके लिए अलग एरिया, नया टॉपिक है। उसके साथ मेरी रेलिवेंट रेगुलेशंस कौन सी हैं, कहता है जी पोस्टल बैलेट की रेगुलेशंस है आप, जिसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया। मैं इन दोनों को मिला के पढ़ूंगा। मैं जब मीटिंग वाला एरिया पढ़ूंगा, उसके साथ उन सेक्शंस के साथ मैंने पोस्टल बैलेट को भी पढ़ लेना है। मेरी क्रॉस लिंकिंग भी हो गई कि जब उसने इसको टेस्ट करना है, 90% चांसेस ये हैं कि वो कंपनीज एक्ट का पोर्शन और पोस्टल बैलेट का जो रेगुलेशन है, इन दोनों को मिला के पूछेगा। मेरी क्रॉस लिंकिंग हो गई। अच्छा जी, मैं शेयर कैपिटल वाले एरिया में जा रहा हूँ, वहां पे एक एक सेक्शन के साथ पूरी पूरी रेगुलेशन साथ अटैच की है। इसी को क्रॉस लिंकिंग कहते हैं, कि आपको पता हो कौन से सेक्शन में उसने जो बात की है उसका टॉपिक कौन सा है। मुझे पता है मैंने 80s में जब जाना है, सेक्शन 82 से आगे मेरे फर्दर इशू के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 83 प्योरली फर्दर इशू के बारे में बात करता है। सेक्शन 82 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे बात कर रहा है। मैंने उनको पढ़ना है और साथ मैंने फर्दर इशू की बात करनी है। मुझे पता है इसके बाद वो बायबैक के बारे में बात करता है, तो मैंने बायबैक को पढ़ना है और साथ बायबैक की रेगुलेशंस को भी कवर कर लेना। तो कभी भी इन एरियाज को अलग अलग नहीं पढ़ना। आप सेक्शन 83 पढ़ लें और पढ़ के आप कहें मैं कंपनीज एक्ट का एक एरिया मैं कवर कर चुका हूं, उसका फायदा नहीं होगा जब तक सेक्शन 83 के साथ रेलिवेंट जो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस हैं, इनको आप कवर नहीं कर रहे। तो ये क्रॉस लिंकिंग आपने यहाँ पे आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि सेक्शन 83 में फर्दर इशू की बात कर रहा है, वहां पे उसने रेफरेंस दिया हुआ है। और लॉ में मैं हमेशा कहता होता हूँ, सबसे बड़ी टर्म होती है जब वो कहीं पे लिखता है एज मे बी स्पेसिफाइड। वो अच्छी भली बात कर रहा है, कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहती है, उसकी बात करते करते आगे गएगा एज मे बी स्पेसिफाइड। वो एज मे बी स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि भाई साहब, ये एक विंडो है, ये एक रास्ता है, इसको ओपन करें आए, मैंने इसके ऊपर एक अलग से लॉ लिखा हुआ। अब वो एज मे बी स्पेसिफाइड क्या सारे हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं? नहीं। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो कंपनीज एक्ट जिनका रेफरेंस देता है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट वो नहीं है, हमें नहीं पता, हमने उनके बारे में, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सिलेबस का पार्ट है वो हमें पता होने चाहिए। सेक्शन 83 के साथ फर्दर इशू लिंक कर रहा है मेरा, सेक्शन 88 के साथ मेरा बाईबैक लिंक कर रहा है, मैं बाईबैक की बातें वहां पे करूंगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बातें वहां पे लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आपने दो टॉपिक्स को पकड़ना है, अलग अलग ये टॉपिक्स हैं लेकिन इनको मिला के पढ़ना है। ये होगी क्रॉस लिंकिंग। यहाँ पे आपको चीजें पता चलना शुरू हो गई कि कैसे दो डिफरेंट जगह पे इसके बारे में बातें लिखी हुई। ठीक है जी, तो क्रॉस लिंकिंग के साथ साथ अब आपका ये जो ग्रिड ए है, कभी भी एक लाइन आइटम आप पकड़ के एक तरफ से स्टार्ट करें, कंपनीज एक्ट को टिक लगाएं, फिर शेड्यूल और इस तरह नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपका स्कैटर्ड तरीके से कवर होगा कि मैं कंपनीज एक्ट भी कवर कर रहा हूँ, ये एरिया भी कवर हो गया, उसके साथ मेरी जनाब फर्दर इशू की रेगुलेशन कवर हो। फिर मैं दोबारा कंपनीज एक्ट में गया, कुछ एरिया मैंने कवर किया, उसके साथ मेरी डिविडेंड की रेगुलेशन कवर हो गई। फिर मैं वापस कंपनीज एक्ट गया, उसमें मैंने सेक्शन 208 को कवर किया, उसके साथ मेरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कवर हो चुकी है। अगेन मैं वापस जाता हूँ, वहां पे जाके मैं रेलिवेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, सेक्शन 199, उसके साथ मैं एसोसिएटेड कंपनी की रेगुलेशन है जिनको पढ़ूंगा। अब आप देखिए आपके जो टिक लग रहे हैं वो कंपनीज एक्ट भी कवर हो रहा है, और नीचे जो लाइन आइटम्स है मेरी वन बाय वन वो भी कवर होती जा रही है। इनमें से सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इस तरीके से आपने पढ़ना है ग्रेड ए को, और यहाँ से 35-40 मार्क्स वो टेस्ट करता है। अगर किसी और ग्रेड में वो 15 से 13 पे ले आए, लास्ट ग्रेड को वो 35 से 30 पे ले जाए, तो ग्रेड ए को वो बढ़ा रहा होता है, चूंकि इसमें एरियाज बहुत ज्यादा है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको उसने देखना है। अब ग्रेड ए में जब आप जाते हैं, अब आखिरी रिवीजन में जब आप जाएं, तो मैं अमूमन स्टूडेंट को बताता नहीं होता कि आपने कौन सी लिस्ट करनी है, फिर वो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको उन इंपॉर्टेंट एरियाज का पता होना चाहिए। सबसे हॉट फेवरेट जो आपका ग्रिड ए में एरिया है वो है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस। अभी तक कोई एक आधी अटेम्प्ट होगी जिसमें एग्जामिनर ने इसको टेस्ट नहीं किया, अदरवाइज यहां से वो लाजमी टेस्टिंग करता है।
और इस पूरी ग्रिड ए में रेगुलेशन जितनी भी शामिल है उनमें सबसे लेंथी ये है। अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। इसमें शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज की इशुएंस की बात करता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट लेके शौक से पढ़ेंगे कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं लगेगी। इसमें बुक बिल्डिंग मेथड आपको पता हो, जिसमें डच ऑक्शन मेथड और रिवर्स डच ऑक्शन मेथड आपको दोनों आते हो शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में। उसके ऊपर वो आपसे टेस्टिंग कर चुका है। दोनों एरियाज के आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, जो रिसेंट अटेम्प्ट्स में आई कैप आपसे पूछ चुका है, एग्जामिनर पूछ चुका है। तो कहीं इधर उधर आपको प्रैक्टिस के लिए देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पेपर्स के अंदर ही ये चीजें मौजूद। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन के बाद दूसरे नंबर पे जो एरिया इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे वो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स है। 2020 की जो रेगुलेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। तीसरे नंबर पे जनाब आपकी यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स की रेगुलेशन होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका ग्रिड ए के अंदर। चौथे नंबर पे आपके जनाब जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर का एरिया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में बातें उसने दो जगह पे लिखी हैं। एक हमारा सिक्योरिटीज एक्ट है, यहाँ पे उसने बातें इसके बारे में लिखी हैं। सेक्शन 108 से आगे ऑनवर्ड 107 108 से ऑनवर्ड 127 तक जाता है ये। और साथ उसकी उसकी रेगुलेशन हैं जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर ये एरिया है। ये जो तीन चार टॉपिक मैंने बताए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इन पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि हमसे वो कोई चांस ले सकता है। इन चार में से कम तीन एरिया उसने पूछने हैं, और बहुत बुरे हालात होंगे तो इन चारों में से दो तो वो टेस्ट करता ही कर। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपके सामने 100 में से ऑलमोस्ट 70-75 का जो पेपर है वो आपके सामने मौजूद होता है, आपको खुद पता होता है कि यहाँ ये एरिया वो टेस्ट करने वाला है। अब यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? आप अगर ये देखना भी चाहते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिनको मैं स्किप कर सकता हूँ, तो पिछली अटेम्प्ट में जाएं, जो रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है, जो चीजें उसने टेस्ट की हैं ऑब्वियसली उनको वो रिपीट नहीं करने। टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोविजंस की बात कर रहा हूँ। ये ना हो कि पिछली अटेम्प्ट में उसने 6 टॉपिक पूछे और इस दफा 6 पढ़ के ना जाए। आप ये देखें पिछली दफा पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस के अंदर उसने कौन सा एरिया टेस्ट किया है, क्या उसने डच ऑक्शन मेथड पूछ लिया है? इस दफा वो रिवर्स डच ऑक्शन मेथड के चांसेस ज्यादा उसको पूछने की तरफ जाए। अच्छा, पिछली दफा सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर में उसने कंपेटिटिव बिड वाला एरिया टेस्ट किया था। अच्छा, इस दफा वो आपकी हो सकता है सिक्योरिटी या कंसिडरेशन वाले एरिया की तरफ चला जाए। अच्छा जी, पिछली दफा उसने बायबैक में गया था तो उसने फलां प्रोविजन पूछी थी, इस दफा हो सकता है बायबैक को फर्दर इशू के साथ मिला के पूछ ले। तो ये थोड़ी सी एक आसानी हो सकती है। इस पे थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा वर्क आप लोगों ने करना होता है, स्मार्ट स्टडी अगर आप करना चाहते हैं। अंधाधुंध कभी भी नहीं पढ़ना कि आप बस बैठे टॉपिक शुरू किया और एंड तक उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पास पेपर मौजूद है, हमें पता है कैसे सवाल वो यहाँ पे पूछ रहा है। फिर थोड़ा सा एग्जामिनर बन के अगर मैं बैठूं, मैं सोचूं कौन सा एरिया वो जो टेस्ट कर सकता है, अच्छा इस पे ऐसा सवाल वो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज होती है जब आप खुद एग्जामिनर बनते हैं तो एक जगह पे ब्रेक लगानी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जिनको अगर हम एग्जामिनर बना दें तो यकीन करें किसी को पास ही ना होने दें। मेरा एक दोस्त होता था, वो सोचता होता था, उसने रिपोर्टिंग पढ़नी, उसने कहना अच्छा यार ये फलां जो टॉपिक है उसको फलां के साथ मिक्स करके ऐसे ऐसे पूछे तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो मुझे आज तक वो बात याद है, मैं उसे कहता था यार अगर तुम एग्जामिनर बन गए तो कोई बंदा पास नहीं होने वाला। अगर इस हद तक एग्जामिनर जाके सोचना शुरू कर, पेपर आपका हमेशा बैलेंस पेपर होता है। अगर उसने कुछ मुश्किल एरिया दिया हो तो उसके साथ आसान टॉपिक भी टेस्ट किए हो। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही औखा उसने पूछ लिया है तो कोई बहुत इजी भी उसने साथ पूछा होगा। बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है एग्जामिनर। हाँ, स्टार्ट में आपके कॉर्पोरेट लॉ में आके कुछ झटके लगे थे जिसपे एग्जामिनर को ये फीडबैक दिया गया था कि ये ज्यादती कर रहे हैं, इसमें आपका पेपर बैलेंस नहीं है। और बड़े बुरे रिजल्ट आए थे। जो खौफ आज तक स्टूडेंट के दिल में बैठा वो उन 2 अटेम्प्ट्स का बैठा हुआ है, जो विंटर 20 और समर 21 में उसने पूछा था। उसके बाद जो अब तक 6 पेपर हो चुके हैं, बड़े बैलेंस पेपर उसने पूछे हैं, बड़े आसान पेपर भी इस दौरान आए हैं जो स्टूडेंट्स ने पास है। लेकिन क्या करें, डर गए। अब डरे हुए ऐसे हैं कि आखिरी पेपर रखते हैं अपना कॉर्पोरेट लॉ, उससे पहले सारी दुनिया जान के पेपर पास करते हैं, फिर कॉर्पोरेट लॉ पे आते हैं। भाई पास तो करना ही करना है, शुरू में पढ़ेंगे एंड पे पढ़ेंगे, तो पास तो इसको करना है और हौसले से हिम्मत से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। तो अब जब आप आ गए हैं इस अटेम्प्ट में क्लियर होने के लिए जा रहे हैं, तो हौसले हिम्मत के साथ जाएं, तगड़े होके जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा हुआ है और इंशाल्लाह पेपर पास होगा। अगर आप बाकी 19-20 पेपर अपने पास करके बैठे हैं तो ये कॉर्पोरेट लॉ इतना बड़ा नहीं है कि आपको आगे लगा ले और आपको इतना परेशान करे कि आप कहेंगे मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता या क्वालिफाई नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है।
आप लोगों ने बाकी पास कर लिए, इससे बड़े बड़े पेपर पास कर लिए। मतलब रिपोर्टिंग का पेपर किसी तरीके से कम नहीं है, बीएफटी का पेपर किसी तो और कम नहीं है कॉर्पोरेट लॉ से। आपने वो पास करनी है, तो ये कहाँ किस खेत की मूली है, ये इंशाल्लाह हम पास करेंगे और हम कर लेंगे इसको पास। हमने कॉन्फिडेंस के साथ करना है इसको। ठीक है जी, तो ये हौसला हमारे पास होना चाहिए। तो बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई इस सिलेबस के ऊपर कि इसमें क्या क्या हो सकता है। एक सवाल आया है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन को अपना टॉपिक को पढ़ के उसके पास पेपर्स पे जाना है, या पूरी ग्रिड कवर करके हमने पेपर्स की तरफ जाना है। देखें, जब आप अपनी पहली रिवीजन कर रहे हो, जो भी आपने रिवीजन प्लान बनाया है, एक बात ये मैंने बाद में करनी थी, आपके क्वेश्चन पे भी नोट कर लें। जो भी रिवीजन प्लान आपने बनाना है, एक तो याद रखना है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। हवाई जबानी कलामी कोई रिवीजन प्लान नहीं होता। अपना आज ही बैठे क्लास के बाद, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया आज ही बैठे, एक्सेल की शीट पे, वर्ड पे, अपने रजिस्टर पे, फिजिकली कहीं पे लिखना चाहते हैं लिखें, डेट वाइज प्लान बनाएं अपना बैठ के। मैंने फलां डेट पे फलां टॉपिक करना है, और वो प्लान अपने सामने रखें, डेली उसको ओपन करना है, ये देखना है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं या नहीं चल रहा। आप प्लान अभी बनाने बैठेंगे तो आप सोचना शुरू कर देंगे कैसे मैनेज करना है, पहली सोच वहीं पे आ जाती। अच्छा, अब आपने प्लान बना लिया, कामयाबी से बड़ा अच्छा बन गया। आपने ग्रिड डी, ग्रिड बी, सी, ए, जो जिस तरीके से आपने मिक्स करके पढ़ना था आपने शुरू कर दिया इनको पढ़ना। तो पहली रिवीजन हमेशा याद रखना है, परेशान होने से पहले याद रखना है, पहली रिवीजन टाइम लेती है, इट टेक्स टाइम। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं ये टॉपिक 1 घंटे में कर लूंगा, वो 6 घंटे ले लें। परेशान नहीं होना, ये परेशानी वाली बात नहीं है, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी इसके बारे में। तो डिटेल में पहली रिवीजन करनी है, अच्छे तरीके से इसको टॉपिक को पढ़ना है, और इसी एक रिवीजन के साथ आपने जो शॉर्ट नोट्स अपने बनाने थे रजिस्टर पास रख के या एक्सेल या वर्ड की शीट पे, वो की पॉइंट्स लिखते जाएं उसके। पढ़ लिया है, अब उसके आपको कुछ पास पेपर्स आपने लाजमी करने, सारे नहीं, कुछ पास पेपर्स आपने लाजमी करने हैं, ताकि मुझे पता हो कि एग्जामिनर इसमें पूछ कैसे रहा। तो विद पास पेपर्स आपकी ये पहली रिवीजन होनी चाहिए। और पास पेपर्स के लिए मैं कहता हूँ इंटर 20 के बाद, ओपन बुक होने के बाद जितने आए हैं वो सारे आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस है, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बशर्त ये कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन ना हो। तो पहली जो रिवीजन है, इसके साथ आपने रेलिवेंट टॉपिक के पास पेपर करने हैं। अब जो रिवीजन आपने करनी है उसके बाद आपने अपना टाइम इतना सेव करना है कि मैं नवंबर की 22-25 को जाके इसको मैं क्लोज करूं। उसके बाद अब मैंने जाके जो पास पेपर करने हैं वो मैंने एग्जाम लेवल पे एग्जाम कंडीशन में बैठ के करने। अगर मैं सिर्फ लॉ का पेपर दे रहा हूँ फिर तो मेरे लिए मसला ही नहीं होना चाहिए। मैं 22-25 नवंबर तक इसको खत्म करूं, मैंने 26 को बैठ के जो रीसेंट अटेम्प्ट में पेपर आया था मैंने उसको कवर करना, मैंने छोड़ा हुआ है, उसका कोई क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अगर अब तक आपने कर भी लिया है फिर भी कोई मसला नहीं है। अब मैं बैठूंगा सुबह 9 बजे, मैंने जो समर 24 का पेपर है मेरे सामने है, उसको पकड़ना है, मैंने पूरा पेपर बैठ के अटेम्प्ट करना। अब मेरी रिवीजन हो चुकी है। अब आएगी आपके सामने वो वीकनेस आपकी, जो टाइम मैनेजमेंट की हो सकती है, जो क्रॉस लिंकिंग की हो सकती है, जो डिफरेंट जो ब्लाइंड क्वेश्चन आपसे पूछता है उसको जज करने की हो सकती है। अगर आप अटेम्प्ट अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे देखिए जिंदगी आसान होती है। आपको पता होता है कि मैंने फर्दर इशू पढ़ा है तो ये फर्दर इशू का क्वेश्चन है, मैं इसको करने लगा। वो सबसे बड़ी मुश्किल आप पहले ही पार कर चुकी होती है, जो वहां पे जज करना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये अटेम्प्ट आपने करके जाने हैं घर में, ये प्रैक्टिस आपने करके जानी है। पहले कुछ पास पेपर्स मैंने टॉपिक वाइज जब मैंने तैयारी की उसके साथ पढ़ा, उससे मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का पता चला, उसको मैंने कैसे डिलीवर करना है, मैंने उसको क्वेश्चन को लिखा, मैंने सोल्यूशन टाइप किया, फिर मैंने देखा जाके आईकैप क्या कर रहा है। मैं 70%, 75% तक अगर सोल्यूशन मेरा मैच कर रहा है तो मेरे लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है, मैं ठीक चल रहा हूँ। लेकिन एंड पे जाके आखिरी 8-10 दिन आपके वो होने चाहिए जिसमें आपने पूरे पूरे पेपर बैठ के अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप इस अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं। मॉक मिलते हैं कहीं से, कोई मॉक हाथ में लग जाता है, बैठ के करें, और किसी तीसरे बंदे की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, बैठ के करें। आप देखें आपको कहाँ पे मसला आ रहा है, क्या क्वेश्चन जज कर पा रहे हैं, क्या मेरे से अटेम्प्ट हो रहा है। लॉ में सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है इस वक्त स्टूडेंट्स को, वो टाइम मैनेजमेंट का है। वो 100 मार्क्स का पेपर नहीं पूरा कर पा रहे। तो वो जो 100 मार्क्स का पेपर मैंने कैसे पूरा करना है उसकी नेट प्रैक्टिस करके जानी है भाई साहब।
जितना भी अच्छा बैट्समैन हो, अगर वो मैच खेलने के लिए जा रहा है तो उसको पहले उस फ्लो में आना पड़ता है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगले दिन मैच होता है, उससे पिछले दिन पूरी टीम नेट प्रैक्टिस कर रही होती है। वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सीख रहे हैं, उनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है कि वो फ्लो में आ रहे हैं, और जो गलती वहां पे उन कंडीशन में वो कर सकते हैं उसको अभी से वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो लोग, खास तौर पे मेरे वो दोस्त जिनको एक आधी अटेम्प्ट लग चुकी है, उनके लिए ये अप्रोच बहुत अच्छी है। वो बैठें और अटेम्प्ट करके जाएं पेपर, 2 से 3 पास पेपर पूरे पूरे 3 3 घंटे 30 मिनट के अंदर, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपने कवर करने हैं। और वहां पे आके एक एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको मैं कहता होता हूँ ब्रेक लगाना सीखें। हमें, हमारे पास नॉलेज होता है, हम डिलीवर कर रहे होते हैं एग्जाम में, हमने ब्रेक कैसे लगानी है उसके बारे में अभी मैं, जब आप एग्जाम के 3 घंटों पे हम जाएंगे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर मैं बात ना करूं तो मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि सर वो एक बात आपने की थी, उसके बारे में डिस्कस कर। ठीक है जी। जी, अभी एक स्टूडेंट की क्यूरी आई है, जो भी मैं बात कर रहा था वही उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम में 75% का उनका पेपर हुआ था और 40s के अंदर वो मार्क्स उनके आए हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन इशू है जिसको हमने हैंडल करना है, डिस्कस करना है। अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। अभी हम जो बात कर रहे थे, मैंने पहले आपके सामने बातें रखी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अभी हम बात कर रहे हैं आपका ये जो प्रिपरेशन प्लान है जो आगे होना चाहिए। अभी हमने एग्जाम डे पे जाना है। एग्जाम डे के बारे में जाके डिस्कशन करते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर छोटा सा 5 मिनट का हम ब्रेक ले लें तो कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? आके हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो छोटा सा एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 7:13 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट।
अच्छा जी, आपकी तरफ से कुछ क्यूरीज आ रही हैं कुछ स्टूडेंट्स की, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की क्यूरीज हैं उसका आंसर हमारी एडमिन देगी। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जिनके बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, ये आपके सामने ओपन है। लेंथ ऑफ सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्रॉस लिंकिंग की हमने कुछ बात की है, कुछ इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं क्रॉस लिंकिंग के बारे में। इशू क्या आता है यहाँ पे, एक मैं आपको स्मार्ट वे बता दूं। जो क्रॉस लिंकिंग में जो लोग परेशान होते हैं, एक तो बड़ी ऑब्वियस सी क्रॉस लिंकिंग होती है। जैसे मैंने अभी बात की, सेक्शन 83 पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है फर्दर इशू का उसके बारे में रेगुलेशन मौजूद है। मुझे पता है बाईबैक का प्लान सेक्शन है, उसके बारे में रेगुलेशन मौजूद है। मुझे पता है सेक्शन 199 है तो इन्वेस्टमेंट में एसोसिएटेड कंपनी की रेगुलेशन मौजूद है। ये बड़ी ऑब्वियस क्रॉस लिंकिंग है, ये हमें पता है, हमने हर जगह पे पढ़ा है। उसके लिए हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल है, मार्केट में कोई भी आप ले सकते हैं, उन्होंने इकट्ठा करके इनको लिखा होता है। असल जो क्रॉस लिंकिंग वहां पे हमें तंग करती है, वो ये होता है कि बात वो कर रहा है कंपनीज एक्ट के रेफरेंस से, और उसके आंसर में जब वो जाता है, मतलब उसने लॉ का रेफरेंस नहीं दिया था रिक्वायरमेंट के अंदर, कंपनीज एक्ट से उसने बात स्टार्ट की थी, रेगुलेशन में लेके आया था, रेगुलेशन से उठा रूल बुक में ले गया, रूल बुक से उठा सीसीजी के अंदर उसने बातें लिखी। ये क्रॉस लिंकिंग जो होती है थोड़ी परेशान करती है। तो इसके लिए एक देसी फॉर्मूला है, मैं मतलब देसी जुगाड़ जिसको कहता हूं। आपने क्या करना है, स्मार्ट वे क्या है, आपकी कुछ चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। याद रखना है, ये क्रॉस लिंकिंग का मसला सबसे ज्यादा तंग करता है जब आपके सामने लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन हो। हमारे सिलेबस में आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि लिस्टेड कंपनी के बारे में है। अच्छा जी, फिर मैंने देखना है कौन से टॉपिक के बारे में बात करें। लिस्टेड कंपनी के बारे में है तो उसमें कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, फर्दर इशू की रेगुलेशन भी एप्लीकेबल है, रूल बुक में अगर उसके बारे में बात लिखी है और सीसीजी में लिखी है तो वो भी बात है। दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने हर बात के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, जब ब्लाइंड क्वेश्चन आपके सामने आए, आपने उनको एक दफा स्कैन करना है। वो कौन से टॉपिक हैं? एक है जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक का चैप्टर 5 जो हमारे सिलेबस में है, और दूसरा है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीसीजी। ये दोनों लिस्टेड कंपनीज के लिए हैं। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। मेरे सामने जब भी लिस्टेड कंपनी का कोई क्वेश्चन आए और उसने लॉ का रेफरेंस ना दिया हो, अगर तो लॉ का रेफरेंस दे दे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। वो कह देता है जी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका आंसर दे। मेरे लिए आसानी हो गई कि मुझे पता है मैंने कंपनीज एक्ट में से आंसर देना। अगर वो कह दे अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉज, इसका आंसर दें। अब मेरे लिए सोचना है, मैं याद रखें, ये फॉर्मूला अपने पास लिख लें। लिस्टेड कंपनी के केस में आपने एक दफा रूल बुक को अपने माइंड में स्कैन करना है कि जिस एरिया के बारे में ये बात कर रहा है, जो चीज कर रहा है, क्या रूल बुक में उसके बारे में कुछ लिखा तो नहीं है। लिखा है तो मैंने वहां से जाके उसको उस एक पॉइंट को ऐड कर देना। क्या सीसीजी के अंदर उसके बारे में कोई बात तो नहीं लिखी हुई? अगर लिखी है तो मैंने लिख देना है। एक बेस्ट एग्जांपल उसकी मैं आपको दूं, जैसे रिलेटेड पार्टीज है। लिस्टेड कंपनी के केस में रिलेटेड पार्टीज के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए और उसमें उसने लॉ का रेफरेंस ना दिया हो, तो याद रखना है ये रिलेटेड पार्टीज की बात वो स्टार्ट करता है कंपनीज एक्ट से। सेक्शन 208 हमारा रिलेटेड पार्टीज की बात करता है, वहां से उठा के वो लेके जाता है उसकी रेलिवेंट रेगुलेशंस में। ये दोनों तो हर कंपनीज में एप्लीकेबल है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो रिलेटेड पार्टी के बारे में उसने आपको सीसीजी के अंदर भी एक बात की थी कि ऑडिट कमेटी से होता हुआ बीओडी के पास जाएगी। हाँ, रूल बुक में भी एक छोटी सी बात उसने की थी, वहां पे उसने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। ये क्रॉस लिंकिंग अगर आपके माइंड में हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो मीटिंग्स की बात कर रहा है तो कंपनीज एक्ट में सारी बातें उसके बारे में लिखी हैं। हाँ, लिस्टेड कंपनी है, कुछ बातें रूल बुक के अंदर भी लिखी हैं। उसने कहा था कि आपने मिनट्स इतने दिन में स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करवाने हैं। उसने मुझे ये चीज बताई हुई थी वहां पे कि आपने जब नोटिस देना है तो ध्यान करना है, स्टॉक एक्सचेंज को ये चीज पता होनी चाहिए। ये क्रॉस लिंकिंग अगर आप कर लेंगे, मैक्सिमम मसले हमारे यहाँ पे हल हो जाएंगे। बाकी ऑब्वियस क्रॉस लिंकिंग होती है जिसको हमने ड्यूरिंग दिस सेशन हमने कवर किया होता है कि ये सेक्शन है, इसके साथ ये प्लान रेगुलेशन है, वो हमने कवर की हुई है। क्लियर है जी? जी, जैसे अभी आपने शेयर इश्यूएंस की बात की है, शेयर इश्यूएंस में जब आप जाते हैं तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में। आप फर्दर इशू कर रहे हैं, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, या सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग है, तो उसके बारे में अगर आपका लॉ साइलेंट है तो लिस्टेड कंपनी के केस में जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है, जहां जहां पे बातें लिखी हैं वो आपने वहां पे मेंशन करनी है। क्लियर है जी? अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट, जो रिवीजन की टाइम मैनेजमेंट है, इसके बारे में कुछ बातें हमने की अभी। आपने एक रिवीजन प्लान बनाना है और बड़ा रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए।
ऐसे नहीं है कि मैंने लॉ का सिलेबस आज 4 नवंबर है, 6 नवंबर है सॉरी, तो मैंने 12 तक कवर कर लेना है। भाई मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। मेरा 6 दिन के अंदर ये कवर नहीं हो सकता। मैंने एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है कि मैं 20 तक लेके जाऊंगा इसको, इस तरीके से मैंने इसको कवर करना है। वो प्लान मेरा रिटन फॉर्म में मेरे सामने हो और पता हो कौन सा टॉपिक कितने दिन के अंदर कवर हो जाना है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा कवर होता है कि रिवीजन प्लान के अंदर वीकनेस नहीं होनी चाहिए, मैंने इस हिसाब से लेके चलना है। मेरा अगर 30 नवंबर तक भी जा रहा है रिवीजन प्लान तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें याद रखनी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा जोर दे के कहता हूँ, रिवीजन प्लान में आपके 2 पैरेलल रिवीजन प्लान चल रहे हैं। ऐसे होना चाहिए जब रिवीजन प्लान बनाना है, एक मेन रिवीजन मेरी चल रही है, उसके साथ मेरा पैरेलल रिवीजन प्लान चल रहा है। इस तरीके से आप 2 रिवीजन एट अ टाइम कर रहे हो। मैंने जनाब आज 6 नवंबर है, मैंने 7 से प्लान अपना बना लिया, मैंने 7 पे बैठ के सीसीजी पढ़ना है। उस दिन पैरेलल मेरे लिए कोई कोई और टॉपिक नहीं है, सीसीजी को अच्छे तरीके से कर लिया। मैंने 8 तारीख को बैठ के फॉरेक्स पढ़ना है, 9 को बैठ के फॉरेक्स करना है। जब मैं 9 पे फॉरेक्स पढ़ रहा हूँ तो मैंने फॉरेक्स पढ़ के साथ सीसीजी जो मैंने 6 को 7 को कवर किया था उसको हल्का सा एक दफा स्किमिंग कर लेनी। ये पैरेलल रिवीजन के पढ़ने से पहले जो टॉपिक पहले आपने पढ़ा हुआ है उसको एक दफा स्किमिंग कर लें। इसका फायदा ये होता है कि कोई टॉपिक आपका बहुत पुराना नहीं हो जाता कि आपने 7 को पढ़ा है, दोबारा आप जाके 27 नवंबर को ओपन करें तो आपको पता ही ना हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और फीलिंग ये है कि मुझे कुछ आता नहीं है। तो जब भी डेली पढ़ने के लिए बैठे पहले आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट रिवीजन पैरेलल रिवीजन के लिए रखें अपने सामने। जो टॉपिक मेरा पैरेलल रिवीजन में आ रहा है उसका साथ टिक लगा दें, लो जी ये हो गया, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे और मेन पढ़ना शुरू करता हूँ। ठीक है जी। सिलेक्टिव स्टडी की हमने पहले बात कर ली। ये कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मैंने सब कुछ पढ़ के जाना है। हाँ, उसमें मेरे पास ये ऑप्शन हो सकता है कोई टॉपिक मैंने बहुत गहराई में जाके ऊपर जाके तैयार किया है, कुछ टॉपिक है जिसको मैंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, इसमें क्वेश्चन आ गया तो मेरे पास वेर अवेलेबल है, मैं वहां पे कर दूँ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है जी यूज जो आपने बुक का करना है सॉफ्ट फॉर्म में। चूंकि अब आप तमाम लोगों को पता है फिजिकल फॉर्म में हमें बुक वहां पे अलाउ नहीं है। आई कैप आपको वहां पे वो लिंक देगा बेरेक में, आपकी अभी मेरा ख्याल है स्टूडेंट लॉगिन में भी मौजूद है। आपने वो उसको यूज करना सीखना है। अभी जो रिवीजन आप करने लगे हैं जिसमें पास पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें आप बेरेक को यूज करना देखें कि आपने कैसे उसको यूज करना। ठीक है जी। तो अभी एक स्टूडेंट की क्यूरी भी आई थी कि बेरेक का आप यूज कर सकते हैं पेपर। हाँ, आपके पास अवेलेबल है, एक रिसोर्स है, इसको यूज करना है हमने। लेकिन बेरेक को हर क्वेश्चन के लिए यूज करने वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपने इसकी तैयारी ऐसे करके जानी है, ऐसे चीजें करनी है जैसे ये ओपन बुक नहीं है, ये क्लोज बुक है, चीजें मुझे याद होनी चाहिए। नहीं है याद, मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। याद रखना है ओपन बुक करने के बाद आई कैप ने ये नहीं कहा था कि आपका जो टाइम है 3 घंटे से बढ़ा के 6 घंटे कर दिया। टाइम उतना ही रखा था उसने। और अगर बुक देख के हमने हर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो मेरे से टाइम मैनेज नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं 70 75 80 के करीब पेपर कर सकूंगा, और खुदा ना खास्ता 40s में पेपर कहीं पे मेरा फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 नंबर तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो हर क्वेश्चन के लिए बुक नहीं ओपन करनी, बुक ओपन करनी है जहां पे कोई कंफ्यूजन होने लगी है आपको, कोई एक आधी परसेंटेज पता नहीं चल रही, या स्टेप आगे पता नहीं चल रहा, या जो स्टेप्स लिखने थे उसमें से आपने कहा अच्छा इतने लिख दिए, एक आधा रह गया देख के लिख दो। लेकिन उसको यूज करना है। और यूज कैसे करना है? सॉफ्ट फॉर्म में यूज करना है। अभी जो पहली रिवीजन है उसी के अंदर आपने इसको यूज करना सीखना है। ठीक है जी। जी, आप ओवरऑल जो रिवीजन प्लान है, स्टडी प्लान है, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एक आप तमाम लोगों के लिए एक ओपन ऑफर है कि आप में से कोई स्टूडेंट इस पूरे महीने में भी अगर कोई उसको इशू आता है, किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए, कोई क्यूरी हो, तो मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर मैनेजमेंट ने अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैं भी शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, ये क्यूरी है, इसमें मसला आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकूं, जितना मैं बेहतर गाइड कर सकता हूँ मैं आप लोगों को गाइड करूँ। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि बड़ा लिमिटेड टाइम है हमारा सेशन में तो हम सवाल नहीं पूछ पा रहे। तो इस पे हम सेपरेट डिस्कशन भी कर सकते हैं अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो। ठीक है जी। अच्छा जी, फहद साहब का एक क्वेश्चन आया है कि पिछली अटेम्प्ट में आई कैप ने एक बुक बिल्डिंग के बारे में सारी बातें की और एंड पर उसने कंपनीज एक्ट का आंसर दे दिया। इनफैक्ट वो क्वेश्चन था ही कंपनीज एक्ट का। एग्जामिनर देखें कितनी खूबसूरती से आपको उसने डिसीव कर दिया वहां पे कि आप समझ रहे थे कि आउट स्विंग होगी लेकिन बॉल अंदर आ गई, इन स्विंग हो गई, और हम क्लीन बोल्ड हो गए। वो क्वेश्चन पेपर देने के बाद हर स्टूडेंट आए, सर पब्लिक ऑफरिंग का जो क्वेश्चन था वो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ।
उसने डेटा सारा उसके हिसाब से दिया था, और एंड पे उसने जो चीज पूछी थी वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछ ली थी कि आप कर भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट या नहीं कर सकते। पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन आपसे टेस्ट कर लिया। तो क्वेश्चन को वहां पे अच्छे तरीके से समझना है कि अगर वो ब्लाइंड क्वेश्चन भी है, ब्लाइंड क्वेश्चन में किसको कहता हूं, जिसमें लॉ का रेफरेंस नहीं दिया होता। ब्लाइंड क्वेश्चन भी है तो ये जा कहाँ पे रहा है, क्या इसमें उसने पूछा है पब्लिक ऑफरिंग के बारे में? उसने तो मुझसे पूछा ही ये था कि मैं कर भी सकता हूँ इन्वेस्टमेंट या नहीं। तो उसका डिसीजन तो पब्लिक ऑफरिंग में नहीं है। पब्लिक ऑफरिंग में तो मैं तब जाता हूँ जब मैं कर सकता हूँ। तो धोखा नहीं खाना उसकी इस तरह की वहां पे जो सवाल पूछता है और परेशान करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जनाब जो हमारा कॉन्फिडेंस है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी अगर आप इन चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। आज 6 नवंबर है, 26 नवंबर पे बैठे हुए आपका आज का और 26 का कॉन्फिडेंस जमीन आसमान का फर्क होगा अगर चीजें आप बेहतर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, इस दौरान अगर कहीं पे डाउन होने लगे, कहीं पे लगे मैं नहीं कर पा रहा, मेरे लिए मुश्किल है, तो उसके लिए मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछें, डिस्कस करें, जितनी मैं हेल्प कर सकता होगा मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूँ। अच्छा जी, एक और बड़ा अच्छा सवाल आ गया कि क्या अगर आपके 2 या 3 पेपर हैं तो आपका क्या प्लान होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने अपना प्लान बना के मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने देखा उसने एक गलती ये की थी कि वीकली उसने प्लान बना लिया। उसने कहा मेरा MSA 1 है, मैंने फर्स्ट वीक में ये करना है, अगले 10 दिन मैंने लॉ करना है, उससे अगले 10 दिन MSA 2 करना है। ये गलती नहीं करनी है आप लोग। लॉ को मैक्सिमम आप ब्रेक दे सकते हैं इस पूरे महीने में, तो एक आधे दिन की दे सकते हैं, 2 दिन की दे सकते हैं। अगर आपने एक हफ्ते की ब्रेक दे दी तो हफ्ते बाद इस लॉ ने आपको पहचानने से इनकार कर देना है कि ये कहाँ पे आ गए हैं, कौन है आप। तो प्लान जो बनाना है अपना डेली बेसिस पे बनाना है। 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 में से 2 का प्लान आप बना सकते हैं डेली, ऑल्टरनेट डेज पे। मेरा MSA 1 और लॉ मैंने आज पढ़ना है, कल मैंने MSA 2 और लॉ पढ़ना है, परसों मैंने MSA 1 एंड MSA 2 पढ़ना है, उससे अगले दिन फिर लॉ एंड MSA 2 पढ़ना है। इस तरीके से आपका मिक्स होके चल रहा हो, किसी सब्जेक्ट को साइड पे नहीं करना, अदरवाइज भूल जाता होता है। ठीक है जी। माइंड मैप्स पूछ रहे हैं जी तनवीर साहब, किसी के पास अगर हों कुछ, मेरी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इस सेशन एंड पे मैं इनसे शेयर कर देता हूँ या आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। कुछ चीजें जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर करें। अगर आप किसी एक टॉपिक पे मेहनत कर रहे हैं, कोई चीज बनाई है, तो लोगों के साथ शेयर करें, उसका अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिलता है, सदका जारिया होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, सबसे अहम चीज है वो है हमारी पेपर मैनेजमेंट, कि पेपर आपने कैसे मैनेज करना है, जिसपे अभी हमने बात की थी कि आपने कैसे करना है। इसके बारे में नेक्स्ट जो रिवीजन और पेपर मैनेजमेंट की हमारी टेक्निक्स हैं उसमें हम बात करते हैं। एक तो हमने कहा जी रिटर्न प्लान आपने रिमेनिंग डेज का बनाना है, इस पे हमारी बात हो चुकी है कि हम रिटर्न प्लान अपना जो रिमेनिंग डेज है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट है वो है जनाब, आपने 100 मार्क्स जो है अपने पूरे कवर करने हैं। ये 100 मार्क्स कैसे पूरे कवर होंगे? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं 100 से कम का पेपर अटेम्प्ट करके आऊं। अगर आप 75 या 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके 43, 44, 45 ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है। आप जो वहां पे लिख के आ रहे हैं उसमें पासिंग मार्क्स से ऊपर जा रहे हैं। यही पेपर अगर करने के लिए आपको 4 या 5 घंटे दे दिए जाते तो आप पास कर जाते। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि वही पेपर है, वही सारा सिलेबस है, और उतना ही टाइम है, 3 घंटे 15 मिनट जो उसने हमें दिए हैं उसी में हमने इसको अटेम्प्ट करना। तो ये एक आर्ट होता है जो आप सीखते हैं कि अपना वो जो नॉलेज है उसको विद इन लिमिटेड टाइम अंडर एग्जाम प्रेशर आपने कैसे डिलीवर करना है, ये आपने सीखना है। अब ये सीखने वाली जो चीज है, ये अभी बड़ा टाइम पड़ा है हमारे पास, मोर देन अ मंथ हमारे पास अवेलेबल है। हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, खासतौर पे वो लोग जो पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो अपीयर हो चुके हैं और किसी भी वजह से उनको फेलियर देखना पड़ा। अब हमने इंशाल्लाह फेलियर नहीं देखना, हमने तो पास करना है। 100 मार्क्स का पेपर कैसे करना है, उसमें जनाब पहली चीज ये होती है कि आपका ये जो पेपर है ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। ये 3 घंटे है ना आपके, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। अभी सिर्फ यही तैयारी नहीं करनी कि मैंने अगले 3 महीने अपना 30 दिन जो है मैं
फलां टॉपिक पढ़ लूँ, फलां टॉपिक पढ़ लूँ, फलां पढ़ लूँ। नहीं, मैंने अभी से ये सोचना शुरू करना है कि पेपर जब मेरे सामने आएगा तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, जो मेरे लिए सबसे मजबूत गढ़ है जिसको मैंने हिट करना है जाके। हर स्टूडेंट का वो डिफरेंट हो सकता है। एक स्टूडेंट है, उसका शेयर कैपिटल वाला एरिया बड़ा स्ट्रांग है, वो कहता है मेरे सामने पब्लिक ऑफरिंग आया, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने इसका करा। एक स्टूडेंट है, उसका सीसीजी वाला एरिया बहुत स्ट्रांग, वो कहता है जनाब मैं सीसीजी का एरिया सबसे क्वेश्चन सबसे पहले करूँ। तीसरा स्टूडेंट कहता है फॉरेक्स तो मेरे लिए मसला ही नहीं है, ये अभी से तैयारी शुरू करनी है और वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे सामने जब वो पेपर आएगा, मैंने रीडिंग टाइम में पूरे पेपर को पढ़ने के लिए नहीं बैठ जाना। मैंने और हमेशा याद रखना है क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से पढ़ना है। मैंने रिक्वायरमेंट देखनी, मेरे उस एरिया का क्वेश्चन आया है, फौरी तौर पे उसको प्लान करना है, और जैसे ही मैं लिखना शुरू करूं मैं अगले 10-12 मिनट में वो क्वेश्चन करके बैठा हूं। ये तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन जो है, कम से कम 3 क्वेश्चन है जो आपने घर से प्लान करके जानी है। मेरा सीसीजी का है, मैं घर से प्लान करके जा रहा हूँ। अच्छा, सीसीजी करने के बाद दूसरा मैंने कौन सा करना है, मैंने फर्दर इशू का करना है। तीसरा मैंने कौन सा करना है जी जनाब, मैं बायबैक का क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, मैंने वो करना है। आपको वहां पे बैठ के ये ना सोचना पड़े कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा करना है। 8 सवाल होते हैं वहां पे अमूमन, और अगर हर क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट आपने ये सोचने पे लगाया कि नेक्स्ट कौन सा करूं, तो उस लिमिटेड टाइम में से 8 मिनट निकल चुके हैं। 8 मिनट निकलने का मतलब ये है कि 2 से 3 नंबर आप गंवा चुके हैं इस टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज द की। ये प्रैक्टिस कैसे होगी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। आपने पूरे पूरे पेपर करने हैं बैठ के, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब ये है, जिस तरह एग्जाम कंडीशन में आई कैप के पास जाके आपने अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल उसी तरीके से आप घर बैठ के ये पेपर अटेम्प्ट करें। जो प्लान मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन अभी से प्लान करें, कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, मैंने वो एरिया लेके चलना है। उस एरिया का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करना है। जो क्वेश्चन आपके सामने आता है जो परेशान कर रहा है आपको, उसको एंड पे लेके जाएं। मैंने आखिरी घंटे में ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस करने हैं। जो उससे पहले हैं, मैंने आसान मार्क्स जहां जहां पे पढ़े हैं उनको मैंने लेना है, और हर पेपर में याद रखना है इजी मार्क्स पड़े होते हैं। जब भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल से बाहर निकलते मेरे साथ पेपर शेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं उसके अंदर क्वेश्चन देखता होता हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन आसान था, ये आसान था, ये क्वेश्चन आसान था, इनके अंदर कोई मसला नहीं था, ये पेपर पास करवाने वाले थे। अगर किसी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को पहले किया था, अगर कोई बंदा जाते ही किसी औखे क्वेश्चन के अंदर फंस गया है, तो 12-14 नंबर का सवाल था और मैंने 35 मिनट उस पर लगा दिए और उसके बाद भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो समझ लें पहला ब्लंडर हमने मार दिया। तो उसकी प्लानिंग अभी से करें। मैंने सीसीजी करना है, मैंने बायबैक करना है, मैंने फर्दर इशू करना है, मैंने फॉरेक्स करना है, मेरी ये सीक्वेंस है। और 3 क्वेश्चन मैंने कम से कम इसलिए कहे हैं कि हो सकता है वहां पे जाएं, आपके उस फेवरेट एरिया में से सवाल ना आया हो, तो मैंने ऑटोमेटिकली दूसरे पे शिफ्ट हो जाना। दोनों में से नहीं आया, मैंने ऑटोमेटिकली तीसरे पे शिफ्ट हो जाना। या किसी ऐसे टॉपिक में से सवाल मुश्किल आ गया है जो मैंने मेरा फेवरेट था लेकिन वो घुमाने वाला आ गया। हर अटेम्प्ट में 1 या 2 क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं जो स्टूडेंट को परेशान करने के लिए होते हैं। उनको आपने एंड पे लेके जाना है, जब आपके ऊपर एक फ्लो आ चुका होता है, आपके ऊपर इल्हाम होना शुरू हो चुके होते हैं कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तब उन क्वेश्चन को पकड़ना होता है। और वाकई बकायदा मैं कहता हूँ कि वहां पे आपको आमद हो रही होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी आप वहां पे कर जाते हैं जो आम हालात में आप बैठे तो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अब नोट करना शुरू करें। पहली एग्जाम टिप, पेपर टिप में क्या है कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे कौन से टॉपिक है जो मैंने अभी बैठ के करने हैं। तो पेपर में मैंने जाना है, तो सबसे पहले मैंने इनको टच करना है। 1 मिनट। तो मुझे पता हो कि कौन से एरियाज हैं जिनको मैंने करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, हमें ब्रेक लगानी आनी चाहिए। मेरे पास अगर बहुत अच्छी गाड़ी अवेलेबल है, कोई 3,000 3,500 सीसी है, तो मैं मोटरवे पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इस 3,000 सीसी गाड़ी को मैंने 250 पे लेके जाना है। नहीं, वो नुकसानदेह है। मुझे एक टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से आता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे अपना वो सारा नॉलेज उसको बता के आऊं कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा। एग्जामिनर कह रहा है जो चीज मैंने पूछी है मुझे वो बताओ, और लिमिटेड टाइम के अंदर बताओ। फिर मैं मानता हूँ इसका मतलब है वो सिर्फ नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाह रहा, वो आपके नॉलेज को प्रेशर के अंडर अंडर एग्जाम प्रेशर विद इन लिमिटेड टाइम अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए आपसे टेस्ट करना चाह रहा है कि ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ब्रेक लगाने का क्या मतलब है?
एक क्वेश्चन आप करने बैठे, उसमें आपने चीजें लिखनी शुरू की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लो बना। मेरा उस क्वेश्चन के लिए 18 मिनट्स बनते थे, 18 मिनट्स मेरे पूरे हो चुके हैं। अगर तो उस क्वेश्चन के अंदर आप मजीद कोई मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप चीजें जो लिख रहे हैं आपको पता है 3-4 नंबर मेरे आ जाएंगे, आप करें उस पर 2-4 मिनट ज्यादा लगा लें। अगर उस क्वेश्चन के अंदर आप 18 मिनट की बजाय को 10 मिनट 11 मिनट पे फंस चुके हैं और आपको अब समझ नहीं आ रही आगे कैसे मैंने लेके चलना है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये जो पीछे इसके 5-6 नंबर रह चुके हैं, 40% 30% मार्क्स रहते हैं, इनकी कुर्बानी देना सीखें। मैं इसकी कुर्बानी दूं, ये 5 नंबर के लिए मुझे अगले 15 मिनट लगेंगे, तो अगला क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट कर दूं, उस क्वेश्चन के जो फर्स्ट 50% मार्क्स हैं, अगर 15 नंबर का सवाल है तो पहले 7-8 नंबर मैं 10 मिनट में ले लूंगा। तो फर्स्ट 50% मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इजी एज कंपेयर टू लास्ट 50% मार्क्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करने के लिए बैठे। मकसद मेरा 50 नंबर लेना है, मुझे ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो पास हो। वो कहता है 50 नंबर पूरे करने हैं, तो मेरे 50 नंबर अगर क्वेश्चन 1, 4, 7, 8 से हो जाते हैं तो मुझे वहां से लेने चाहिए। 2, 3 एंड 6 जो है मेरा, वो अगर उसमें मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं भी है तो मैं उसमें कुछ थोड़े कम मार्क्स ले लूँ, मुझे ब्रेक लगानी आनी चाहिए, तो ब्रेक लगानी है, ये सीखना है आप। ये लॉ के अलावा आपके जो न्यूमेरिक सब्जेक्ट्स हैं वहां पे ये चीज बड़ी काम आएगी कि यार ब्रेक लग गई है, मुझे सोचना पड़ रहा है, मेरा नहीं अब आगे मेरे से टाइप हो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, मैं वहां पे मूव करूं, वो क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करूं, ताकि उसमें जो पहली पहली आसान आसान बातें वो तो लिखूं। ठीक है जी, तो ऐसे इजी मार्क्स जो है वो बिखरे हुए होते हैं पूरे पेपर में, आपने उनको पिक करना है किस किस क्वेश्चन में से क्या क्या आप मार्क्स वहां से ले रहे हैं। तो ये ब्रेक लगाना सीखें, पेपर को मैनेज ऐसे करना है आपने। जितने भी लोग हमारे कहते हैं कि 70s में या 80s में पेपर हुआ, जिस दिन वो लोग 95+ पे पहुंच जाते हैं उनका पेपर पास हो जाता है। कहीं पे आप फंस गए हैं, नहीं समझ आ रही यहाँ पे क्या परसेंटेज लगेगी, क्या चीज, अज्यूम कर लें, तो छोड़े मतलब कैलकुलेशन करने को, अज्यूम कर लें, अज्यूम करके आगे बढ़े, अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। भाई क्या हो जाएगा, मेरी परसेंटेज गलत हो जाएगी, कितने मार्क्स है उस परसेंटेज के इस 18 नंबर के सवाल में? 2 नंबर है, 3 नंबर है, मैं 3 नंबर की वजह से अपने बाकी मार्क्स तो ना जाया करूं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ पे अज्यूम करके चीज चलनी है। मैंने टाइम से ऊपर नहीं जाना, टाइम मेरे पास इतना ही है जितना मतलब बाकी लोगों के पास अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को मैं साइड पे करूं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं। क्लियर है जी, ये एक फॉर्मूला आपने रखना है, और इसकी फिर अगेन प्रैक्टिस आपने करनी है घर में बैठ के। जब आप ये रिवीजन अपनी करने लगेंगे, पहली रिवीजन जिसके साथ मैंने कहा था टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन करने हैं, उनके ऊपर भी किसी हद तक टाइम लिमिटेशन आपने लगानी है कि मैंने फर्दर इशू का टॉपिक पढ़ा है, मैं उसके पास पेपर करने लगा हूँ, तो इसका जो 12 मार्क्स का मेरे पास क्वेश्चन है, उसके लिए मेरे पास 21-22 मिनट है 1.8 के फॉर्मूला के तहत। तो उससे ज्यादा टाइम मुझे इस पर नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है कोई इशू नहीं, सवाल मैं करूं, अगर लग रहा है तो अगली दफा मैंने इसको इम्प्रूव करना। तो पूरा पेपर जब आप अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे, नवंबर के एंड पे बैठ के आप मॉक कर रहे हैं या आईकैप के पास पेपर्स कर रहे हैं, उन दिनों में ये चीजें आपकी पॉलिश होंगी। अगर इसके बगैर जाते हैं तो किसी कहीं ना कहीं रिस्क होता है, कॉन्फिडेंस हम लूज कर रहे होते हैं, वो नहीं करना। ये चीजें सारी आपकी पॉलिश होंगी जब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं। ये नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, ये जो हमारा पॉइंट था, ये प्रैक्टिस का, कि आपने टॉपिक वाइज और कंप्लीट पेपर, इन तमाम की आपने प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज फर्स्ट रिवीजन के साथ आप करेंगे, और कंप्लीट पेपर आपने नवंबर एंड पे जाके इसको आपने अटेम्प्ट करना। उसके लिए अपने रिवीजन प्लान के अंदर टाइम रखिएगा। वो लोग जिनके 3 पेपर हैं, जिनके 2 पेपर हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक एक दो दो पेपर के लिए टाइम रखिएगा। और कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि सुबह बैठ के मैं लॉ का पेपर कर रहा हूँ और शाम को बैठ के मैं एमएससी का पेपर करने बैठ जाऊँ, ऐसा काम नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो अवेलेबल है आईकैप के पोर्टल पे, इसके साथ आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। इसको यूज करेंगे प्रैक्टिस में तो आपकी फेमिलियरिटी बनेगी, अदरवाइज वहां पे जाके मसला होगा, पहचान नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इन तमाम चीजों का भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन सिलेक्शन आपने जो करनी थी, जो भी मैंने बात की, एग्जाम में जाने से पहले मुझे पता हो मैंने किस एरिया को जाके हिट करना है, वहां पे जाके फैसला ना करना पड़े। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन वाली मैंने बात की, कि कम से कम 3 क्वेश्चन हो जो आपको पता हो कि मैंने किस सीक्वेंस के अंदर पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वहां पे, उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान होते हैं,
मतलब उसने आपसे पूछा फलां लॉ के रेफरेंस के मुताबिक मुझे इसका आंसर दे दे। जब लॉ का रेफरेंस होता है वहां आपके लिए बुक यूज करना भी आसान होता है। आप बुक में गए, डायरेक्ट देखा कहाँ किस पेज पे, या फौरन उस पे पहुंचे, नहीं पता चल रहा, बुक से देख के लिख दिया। जो सबसे किलर किस्म के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कहते हैं ब्लाइंड क्वेश्चन। ब्लाइंड क्वेश्चन का मतलब विदाउट लॉ के रेफरेंस के वो होते हैं। आपको डेटा देख के खुद आइडिया लगाना पड़ता है। उसने रिक्वायरमेंट में जिंदगी अपनी आसान कर दी होती है लिख के कि अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ मुझे ये बता दे। वहां आपको फैसला करना पड़ता है कौन से एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ है। और कई दफा तो ऐसे होता है, आपके साथ भी हो चुका होगा, बंदा क्वेश्चन पढ़ते हुए सारा सोच रहा होता है कि अच्छा ये चीज है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जाके, और उसके नीचे बड़े बोल्ड अल्फाज के अंदर उसने लिखा होता है कि एक्सक्लूड द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस मुझे नहीं चाहिए। और मैंने पूरा क्वेश्चन ही प्रोविजन को सामने रखते हुए पढ़ा था, मुझे दोबारा जाके सोचना पड़ेगा। इसलिए दूसरा फार्मूला अपने पास लिखते हैं, हमेशा क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करना है। पहले रिक्वायरमेंट देखनी है, फिर सिनेरियो की तरफ जाना है। जब रिक्वायरमेंट पता होगी, फिर सिनेरियो को पढ़ते हुए आपके माइंड के अंदर मैप बनना शुरू हो जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या क्या चीजें करनी है। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं आपने स्पेंड करना किसी एक क्वेश्चन के ऊपर। जो उसका रिक्वायर्ड गिवन टाइम है वही टाइम आपने लेके चलना है, उससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए। एंड पे आके जो एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने कंसाइज रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना। एक गलती जो ड्राफ्टिंग में हमारे स्टूडेंट करते हैं, वो पहले प्रोविजन लिखते हैं, उस प्रोविजन को नीचे जाके दोबारा उस सिनेरियो के साथ लिंक करके कॉपी पेस्ट दोबारा करते हैं। ये नहीं करते। जो प्रोविजन उसने टेस्ट की है स्टेट सिनेरियो के साथ उसी को लिखें। कभी ये नहीं लिखना कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट या अंडर द फला फला सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, चूंकि डायरेक्टर को लोन नहीं दिया जा सकता मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर। फिर आप नीचे जाके लिखें इसलिए जी मिस्टर फला 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 कंपनी के डायरेक्टर है, उनको लोन नहीं दिया जा सकता चूंकि मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात लिखो कि रेलिवेंट लॉ के तहत लोन देने के लिए मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, इसलिए हम मिस्टर एबीसी को लोन मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर नहीं दे सकते। आपका आंसर जो है ना वो आधा हो जाएगा। कभी पहले प्रोविजन फिर सिनेरियो की तरफ नहीं जाना, डायरेक्ट सिनेरियो उसको आपने जाकर लिखना है। और कहीं पे आपसे वो सेक्शन का रेफरेंस नहीं मांगता है। दूसरी जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में होती है कि क्या मैंने सेक्शन का रेफरेंस देना है, क्या मैंने लॉ का रेफरेंस देना है। वहां पे कोई नहीं लिखना कि फलां सेक्शन फलां नंबर सेक्शन है उसके तहत ये बात है, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन लिखें जो आपने लिखनी है। उसको पता है अगर आप ठीक लिख रहे हैं तो उस सेक्शन का आपको आइडिया था तो आप लिख रहे हैं। आई कैप के जितने सोल्यूशन है उठा के देख लें, कहीं पे उसने सेक्शन का रेफरेंस आपको नहीं दिया। अगली बात, आई कैप के सोल्यूशन देख के परेशान नहीं हो। क्या आपने क्वेश्चन लिखा, आपने देखा आई कैप ने तो इतनी बातें उसके अंदर लिख दी है, उसका क्राइटेरिया 70 से 75% है। अगर आप 75% तक आई कैप के सोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है आप पासिंग रेंज के अंदर मौजूद हैं। आपको कोई मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह। आई कैप का सोल्यूशन एक आइडियल सोल्यूशन होता है। आई कैप ने जो फॉर्मेट सोल्यूशन में दिया होता है वो एक आइडियल फॉर्मेट होता है, जिसपे क्वेश्चन बना के सोल्यूशन बना के पता नहीं कितने लोगों ने उसको रिव्यू किया, बार बार उसको उसने पॉलिश किया, उसको पहले उसने ड्राफ्ट किया, उसके बाद उसको स्मार्ट किया। नहीं, हम वहां पे एग्जाम कंडीशन में बैठे हैं, वहां पे कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आइडियल सोल्यूशन दें। हाँ, आई कैप तक पहुंच रहे हैं अगर आप 70 75, तो मुतमईन रहे इंशाल्लाह पेपर आपका पास होने वाला है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। आपसे आगे जो लोग गुजर के गए हैं जो पास कर रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने फॉलो की हैं। कुछ बातें मैंने उनसे अडॉप्ट की हैं कि अच्छा ये बात है, ऐसे ऐसे इन्होंने किया है, मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स को ये बात बताऊंगा। यही फार्मूला, यही तरीका है जो अडॉप्ट करते हुए कामयाबी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सक्सेस आपकी नजर आती है, सामने के नजर आ रहा है। आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। कमिटेड है आप, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, और मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने आपको देने का वादा किया है, उस पर भी यकीन रखना है। सिर्फ यही नहीं है कि अच्छा मैंने इतना रह गया, फलां बंदा इतना पढ़ रहा है मैं तो कम पढ़ रहा हूं। मैं अगर आपको यहाँ पे एक गोल्ड मेडलिस्ट के अल्फाज कोट करूं के साथ मेरी डिस्कशन हुई, यकीन करें उस स्टूडेंट ने अपने जो लेक्चर थे वो 12 13 नवंबर तक जाके कवर किए थे, उनके लेक्चर कवर नहीं थे यहाँ तक। रिवीजन प्लान तो उसके बाद आता है। उसने लेक्चर्स 12 13 नवंबर तक कवर किए थे, कोई इशू था उनको छुट्टियां करनी पड़ी, उसके बाद उसने रिवीजन की। और उसने मुझे साफ अल्फाज में बताया कि सर पेपर के आखिरी 15 मिनट मेरे पास फ्री टाइम था, एक क्वेश्चन मुझे तंग किया था, मैंने आखिरी 15 मिनट में आके उसको थोड़ा इंप्रूव कर लिया,
मैंने कंपेंडियम से देख के लिख दिया। उससे पहले मेरी मैनेजमेंट बेहतर थी, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें लिखी थी, मैंने कोई कहानियों नहीं लिखी थी, गोल्ड मेडल आ गया। तो कभी ये क्राइटेरिया नहीं होता कोई बंदा दिन रातें एक कर रहा है और कह रहे हैं स्मार्ट वर्क, इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिवली पढ़े और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो आपकी हिम्मत है, आपके करने वाले काम है वो करें और फिर अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दें कि वो आपको उसका सिला देगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया हुआ है, और वो वादा करते हुए उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है कि किसको देना है मेहनत का सिला और किसको नहीं देना। वो कहता जो मेहनत करेगा उसको सिला मिलेगा, मेरा नाम लेने वाला नाम भी हो तो मैं उसको उसकी मेहनत का सिला जरूर दूंगा अपने बंदे को। उस पर यकीन रखें, वो इंशाल्लाह आपको उसका सिला देगा। हाँ, मेहनत शर्त है, वो आप लोगों ने करनी है। अभी तक आप माशाल्लाह कर चुके हैं, मोर देन 150 डेज आप गुजार चुके हैं इस सेशन में। थोड़ा सा एक झटका है 25-30 दिन का, गुजारे इंशाल्लाह। क्वालिफाई करना है इस अटेम्प्ट में जो लोग जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर तनवीर साहब ने कहा है कि कोई मीडियम साइज का क्वेश्चन करा दें। एक मेरा प्लान मैंने बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है इस चीज के लिए। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा वो तमाम लोगों के लिए मैं ओपन करवा। ठीक है जी, उसका मैं लिंक तमाम लोगों के लिए ओपन करवा दूं। हो सकता है ये आई कैप जो आपको ये लिंक दे रहा है मैं इनके साथ वो शेयर कर दूं, आप वहां पे जाके उस लिंक पे वो क्वेश्चन देख सकते हैं किस किस तरीके से उस क्वेश्चन को लेके चलना और कैसे मैनेज करना। ठीक है जी। अच्छा, अब एंड पे आके एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग पहले अपीयर हो चुके हैं कुछ अटेम्प्ट। आपको पता है कि हर अटेम्प्ट में ये लॉ के पेपर में कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं। अगर आप लोगों ने उन अमेंडमेंट्स को कवर नहीं किया तो अब आपको उसका पता होना चाहिए कि मैंने उनको कवर करना है। एक आई कैप याद रखना है, आई कैप एक डॉक्यूमेंट इशू करता होता है। हर अटेम्प्ट जब स्टार्ट होती है उससे पहले एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम कहते होते हैं स्पेसिफिक एग्जाम गाइडेंस। ये आपकी सीफैप की एग्जामिनेशन गाइडेंस है स्पेसिफिक विंटर 24 के लिए। ये आई कैप के पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों को इसका पहले आइडिया नहीं था तो अब आइडिया हो। हर अटेम्प्ट में ये देखें, इसकी डेट जुलाई 9 है। ये थोड़ा लेट हो गया था, इवन जून के एंड पे आ जाता होता है document। और इधर जब आपने जाना है तो दिसंबर एंड तक आ चुका होगा समर 25 के अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पे वो हर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है जिसमें कोई चेंज आया है, सिलेबस में अपडेट उसने शामिल की है। दो सब्जेक्ट हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आती हैं अमूमन। वो होता है जनाब आपका सी लॉ, CFAP 2 जो है, और टैक्स प्रैक्टिस जिसमें जो अमेंडमेंट आती है वो यहाँ पे शामिल करता है। तो यहाँ पे इस अटेम्प्ट में जो जो टॉपिक आपके अपडेट हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसने बताया जनाब SRO 239 आया था फलां डेट पे, इशू किया गया था। वो कहता है ये अमेंडमेंट्स आई थी, इससे फर्स्ट शेड्यूल कंपनीज एक्ट उसने चेंज किया था। चूंकि ये हमारे सिलेबस में शामिल है तो ये हमारा एग्जामिनेबल है। फर्स्ट शेड्यूल कंपनीज एक्ट का अब हमारा अमेंडेड फॉर्म में हमने टेस्ट करना है। अब अगला सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या अमेंडमेंट आई है। आपने कभी भी अपनी उस पुरानी बुक के ऊपर रिलाय करके नहीं चले जाना, अपने उन पुराने लेक्चर्स के ऊपर रिलाय करके नहीं चले जाना। आपके पास जो कंपेंडियम अवेलेबल है मार्केट से आपने लिया है, अभी आईकेएफ की साइट पे भी अवेलेबल है वो। उस कंपेंडियम में फर्स्ट शेड्यूल जब आप पढ़ने जाएंगे तो वो अमेंडेड फॉर्म में ही हो। उसमें जो अपडेट आई है उन्होंने वहां पे शामिल कर दी है, आपका कवर हो चुका है। लेकिन आपको ये पता जरूर हो कि मेरा कौन सा टॉपिक है जिसको मुझे फ्रेश करने की जरूरत है, जिसमें चेंज आई है, मैंने चेंज करके उसको पढ़ना है। दूसरे नंबर पे उसने कहा जनाब अमेंडमेंट्स आई हैं फलां एसआरओ के तहत, जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर्स की रेगुलेशंस हैं उसमें। तो जो लोग जिन्होंने इस अटेम्प्ट से पहले टेक ओवर्स की रेगुलेशंस पढ़ी हुई थी उनको पता हो कि ये टेक ओवर्स का टॉपिक आपका चेंज हो गया था इस दफा। इसमें कुछ चेंजेस आए थे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना है। चेंज चेंज ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया उसने। कंपेंडियम में जाके देख लें कौन सी चेंज आई है, मैंने वो सही करके पढ़ना है। कई दफा होता है लिमिटेशन चेंज कर देता है। पहले उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 2 साल की, अमेंडमेंट में उसको 1 साल पे ले आया। पहले परसेंटेज थी 20%, अमेंडमेंट करके 5% कर दी। तो इस तरह की बातें अगर वहां पे कोई ऐसी अपडेट आई और एग्जाम में मैंने अपने पुराने नॉलेज को सामने रखते हुए कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाए। तीसरे नंबर पे उसने कहा चेंज तो आया है इन इन टॉपिक्स के अंदर, ये मेरे अब सिलेबस से निकल चुके हैं। ये सबसे बड़ा चेंज जो आपके सिलेबस में इस दफा आया था वो ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में पहले होते थे। कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस है 2017 की, और कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशन थी 2018 की।
ये दोनों टॉपिक अब खत्म हो चुके हैं, ये रिपील्ड है, ये आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, उसने लिख दिया है नॉट एग्जामिनेबल। तो जिन लोगों ने इन टॉपिक्स को पढ़ा है उनको स्किप करें, छोड़ें। हाँ, ये दोनों टॉपिक एक नए टॉपिक में उसने ऐड किए हैं, एक नया लॉ आया है जिसको कहते हैं कंपनीज रेगुलेशंस 2024। ये रेगुलेशंस आपके सिलेबस का पार्ट बन चुकी हैं, इसके अंदर ये शामिल हैं। आपने कंपनीज रेगुलेशंस पढ़नी है जाके, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंपनीज रेगुलेशन नहीं पढ़ी उनको पता हो कि उसके ये सेक्शन हमारे सिलेबस में शामिल है। इनके अंदर कोई अनोखी नई बात नहीं की उसने जाके, यही कंपनीज इनकॉर्पोरेशन की रेगुलेशंस है वहां पे इसमें शामिल कर दी है उसने। यही जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशन थी 2018 की, जो उसने उठा के कंपनीज रेगुलेशन में शामिल कर दी। तो मुश्किल नहीं है ऐसा कुछ, कोई इसमें हर्डल नहीं है ऐसी। हाँ, पता जरूर हो आपको, पुरानी बात ना लिख दें, पुराना रेफरेंस ना दें। नेक्स्ट, जो अमेंडमेंट्स आती हैं रूल बुक में, वक्तन फवक्तन आती रहती हैं, तो उसने कहा है जी 6 दिसंबर और 6 मई पे जो आपकी अमेंडमेंट्स आई थी वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगेन आपकी जो बुक है कंपेंडियम है उसके अंदर ऑलरेडी ये शामिल हो चुकी है। सबसे मेजर चेंज जो आया था, अगर विद इन दैट टॉपिक हम देखें, तो वो फर्दर इशू ऑफ शेयर था। जिन लोगों ने पहले फर्दर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था उनको दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत है अमेंडेड फॉर्म में। ये टॉपिक आपका चेंज हो चुका है, अब फर्दर इशू की रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। और उसमें अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्ट में उसने तो 1 साल पहले कुछ शामिल किया था, जब वो 750 मिलियन से ऊपर जा रहा है राइट इशू के केस में, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी, 750 से नीचे था तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी, वो खत्म कर दिया उसने। आसान किया है, इनको सादा किया है फर्दर इशू की रेगुलेशन को, आपको पता हो कि इसके अंदर चेंज आया है। नेक्स्ट जो एक बड़ा चेंज आया है वो है जनाब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के रूल्स हैं, जिनको सीआरसी रूल्स कहते हैं। इनके अंदर उसने एंड पे कुछ चीजें ऐड की हैं, और चूंकि हमारे सिलेबस में पूरे सीआरसी के रूल्स शामिल हैं तो वहां से आपने इनको लाजमी एक दफा पढ़ लेना है तो थ्योरेटिकल बातें उसमें लिखी हुई, लेकिन एग्जामिनर की एक साइकी है कि कोई टॉपिक हमारे सिलेबस से निकलने वाला हो आने वाली अटेम्प्ट में, या कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ हो, तो उसको उसको टेस्ट करने का बड़ा शौक होता है और एग्जामिनर उसको टेस्ट करता है। तो इन सीआरसी रूल्स में जो चीजें आपकी ऐड हुई हैं वो भी एग्जामिनेबल हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। ये जो अमेंडेड आपके टॉपिक्स हैं आपको पता होने चाहिए। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था, ये डॉक्यूमेंट उनके साथ अभी शेयर हो जाएगा। आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आई कैप में आपका जो पोर्टल है वहां स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ये मौजूद है। हर अटेम्प्ट में ये मौजूद होती है एग्जाम गाइडेंस। अमूमन मैंने देखा स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस अटेम्प्ट में क्या चेंजेस आई हैं, आई कैप की साइट पे जाएं, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अपडेट हो। ठीक है जी। अब सेशन अभी इन्होंने स्टार्ट में भी बताया था, इन्होंने कहा था कि हमने 2 दिन रखे हैं। मैं अमूमन कोशिश करके एक दिन के अंदर इनको कवर करता हूँ। अपनी तरफ से मैंने जो मैक्सिमम मेजर चीजें थी वो मैंने आज आप लोगों की कवर की हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कल के सेशन की। उसके लिए मैं एक ओपन ऑफर आप लोगों को ये दे रहा हूँ कि मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट आप में से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई उसकी क्यूरी है, आपको ओपन इजाजत है, आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें, जवाब आ जाएगा। नहीं आता, जब आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क भेज दीजिएगा कि सर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सपोर्ट करने की। अपना रिवीजन प्लान कोई बना के मेरे साथ शेयर करना चाहता है कि ये रिवीजन प्लान बनाया है, इसके ऊपर गाइड करते हैं, ठीक है, हाँ, उस पर मैं अपने कमेंट आपको दे दूंगा। कहीं पूरे महीने में टिल द एग्जाम डेट आपको कोई परेशानी होती है, कहीं कोई पुश चाहिए, कोई मसला आपको आता है, मतलब डीमोटिवेट हो गए हैं, फौरी तौर पे राब्ता करें। सर ये मसला आ रहा है, मुझे बताएं इसमें मैं क्या करूं। ठीक है ना, पीछे मेहनत की है, पूरा सेशन लगाया है हमने, इसको एक आधी गलती की वजह से इस सेशन को जाया नहीं होने देना। ठीक है, मैंने पास करना है पेपर तो मैंने करना है इंशाल्लाह, इसी अटेम्प्ट में करना है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने अगली टाइम में जाना है। और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स वो होंगे जो अपना क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है जिनकी, जिनके एक आधा पेपर और साथ रहता है या सिर्फ लॉ का पेपर रहता है, तो इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। मेरी मंजिल है कि मैंने इसी दिसंबर की टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह बनना है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है और। कोई कमी बेशी रह जाती है एंड पे, एक बात याद रखना है, हमने हमेशा 100 मार्क्स को सामने रख के अपना एक पहाड़ बनाया होता है।
मेरा पेपर 100 पे नहीं पास होना, हाँ 100 का अटेम्प्ट करके पास होना है, लेकिन चाहिए कितने मुझे? 50%। अब वो 50% को देखने का तरीका कार क्या है? एंगल है ना डिफरेंट देखने का, कि ये पानी की वाटर बॉटल है मेरे पास, मैं इसको देख रहा हूं, एक बंदा कहता है ये आधी भरी हुई है, दूसरा कहता है ये आधी खाली है। बात दोनों एक कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो देखने का एंगल है वो डिफरेंट हुआ हुआ है यहाँ। ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि मैंने 50 पे अगर पास करना है तो मेरे पास 50% गलती करने का क्वेश्चन मौजूद है। मैं एक गलती कर लूं कोई मसला नहीं, मैं दो गलती कर लूं कोई मसला नहीं, मेरा एक पूरा क्वेश्चन ब्लंडर बज गया, खराब हो गया, कोई मसला नहीं। भाई मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, मैंने 50 पे पास होना है। तो कभी एक गलती, एक क्वेश्चन के ब्लंडर, एक क्वेश्चन के अंदर मुश्किल की वजह से बाकी पेपर को आपने डैमेज नहीं कर होने देना। ठीक है जी। 50% का मेरे पास क्वेश्चन है गलती का, 50%, थोड़ा नहीं है ये। मैं 50 नंबर की गलतियां कर सकता हूं, लेकिन अगर इस 50 में से आप कोई 10-20 नंबर खुद प्लेट में रख के दे देंगे ना एग्जामिनर को कि ये पकड़े जी, ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि उस 20 में से आप, बहुत मुश्किल भी होगा, गिरते पड़ते 2-3-4 ले सकते थे, तो मेरा जो पेपर 44-45 पे रह रहा है, ये 3-4 आ जाते तो मैं पास कर जाता। तो एक हदफ सामने रखना है कि पेपर हमने पास करना है, तो पूरा 100 का मैंने अटेम्प्ट करना है, अज्यूम करते हुए, कुछ चीजें स्किप करते हुए, कोई आधा क्वेश्चन करके। मुझे ये पता हो मेरा कोई पेपर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको मैंने जाके टच नहीं किया, मैंने सारा किया है। और 50% है मेरे सामने, कॉन्फिडेंट होके गलतियां करने के बावजूद लोग पास कर रहे होते हैं। और एक दो बातें और, ये रिवीजन करते हुए कुछ लोगों का प्लान होता है कि उन्होंने रात को जागना है, दिन को सोना है। एग्जाम के करीब जाके आपने रूटीन अपनी उलट कर लेनी है, दिन में जागने वाली रूटीन पे वापस आना है। एग्जाम से पहले, पेपर से पहले 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करके जाना है। कभी हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए कि मेरा कल पेपर है तो आज ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। अगर 180 दिन पढ़ के आपका कोई चीज रह गई है तो वो आखिरी दिन कवर नहीं होने वाली, उसको छोड़ के उस पर सबर शुक्र करके जाएंगे, इसके बगैर ही पास कर। तो आखिरी दिन, जब अगले दिन पेपर हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो, अपना शुगर लेवल अच्छा रखें, अपनी नींद पूरी रखें। पेपर इस वजह से आपका हिट नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे मेरा माइंड डल हो गया था, ये मशीन है, ये मशीन भी चल चल के थक जाती है, इस मशीन को फ्रेश करके जाना है आपने। तो नींद पूरी करके जाना है, प्रॉपर नींद 7-8 घंटे की लेके जाना है। पहले 4 घंटे सोते हैं तो उस दिन 8 घंटे सोए। फ्रेश होके जब एग्जाम में बैठेंगे इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस अटेम्प्ट में कामयाब करेगा। कि मैं नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है, आप लोगों के लिए ओपन ऑफर है। तो इजाजत दें। इंशाल्लाह जिंदगी में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमारे साथ ही साथ में खड़े होना है आके, तो जिंदगी में इंशाल्लाह वाकई जरूर मुलाकात हो, कहीं ना कहीं हमारी जरूर मुलाकात हो। ठीक है जी। तो हम वो दोबारा अगेन के दो की बजाय हम एक सेशन में कवर करते हैं, बाकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जी, ओवर टू यू। अली साहब या मिस सायरा हैं हमारे आई कैप लाहौर से, उनकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स। थैंक यू। Dear students, we have completed our first of two exam focus review sessions of CSET 2, Advanced Corporate Laws and Practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give Sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Next session of CFAP 4, Business Finance DCA, will be conducted tonight from 8:15 p.m. to 11:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.